बेसिकली इज़ नॉट, हम पूरा सी नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ आज ही का लेक्चर है और उसमें हम सिर्फ डिस्कस करेंगे जो भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, या थोड़ा बहुत अगर कोई बहुत नया है जिसने सी बिल्कुल नहीं पढ़ी तो एटलीस्ट ऑर्डिनो में जाने के पहले एक रिकॉल हो जाएगा, है ना, बेसिक्स हम रिकॉल कर लेंगे, राइट। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आ सकते हैं या क्विज क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो सी कहाँ से आई हमारे पास में? सो सी इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज, इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे अभी लैंग्वेजेस के बारे में। देयर आर लो लेवल लैंग्वेज, मिड लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। सो सी, एज वी ऑल नो, इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। किसने बनाई थी? सो ये भी हमें ज़्यादातर लोगों को पता होगा, डेनिस एम रिची नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने बनाई थी। क्यों बनाई थी ये इंपॉर्टेंट है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डेवलप करना था। सो टू डेवलप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सी जो है वो पूरी लैंग्वेज ही डेवलप की गई थी। कहाँ बनाई गई थी? तो बेल लैब्स में बनाई गई थी। ठीक है, किस कंप्यूटर पर पहली बार? इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट DCPDP 2 वॉज द कंप्यूटर जहाँ पे पहली बार सी को इम्प्लीमेंट किया था इन ईयर 1972। अब यहाँ पे सी डेवलप तो हो गई है, लेकिन कोई भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट सी का अवेलेबल नहीं है। 1978 में एक और व्यक्ति आए, ब्रायन, और पहले से जो थे डेनिस रिची, इन दोनों ने मिलके एक डॉक्यूमेंट जो है, या फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो है, वो डेवलप किया। और उस स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं KNR स्टैंडर्ड। K stands from the surname of this Brian and R for Ritchie, right? So KNR स्टैंडर्ड ये कब आया? 1978 में आया, और ये फॉर्मल डिस्क्रिप्शन था लैंग्वेज सी के लिए। ठीक है, फिर सी जो है, यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो सर। Okay. If you have any doubt, I'll give you time at the end of slide or at the end of the discussion, and then we can share our thoughts, right? अगर स्लाइड वगैरह सही नहीं हो रही है, so please unmute yourself, tell me, right? ओके सर। Thank you. Then क्यों सी यूज करना है? तो कुछ बेसिक से फंडामेंटल्स हैं। इट इज़ ईजी टू लर्न, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, एफिशिएंट प्रोग्राम्स लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको अभी थोड़ी देर से फिर डिस्कस करेंगे। लो लेवल एक्टिविटीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी हार्डवेयर के बहुत करीब वाली लैंग्वेज है, राइट। अगर हार्डवेयर ड्राइवर्स वगैरह लिखने हो तो सी इज़ द मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज। ठीक है, और अगेन क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन अ वेराइटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स। नाउ आई एम चेंजिंग माय स्लाइड एंड द टाइटल इज फैक्ट्स अबाउट सी। आई होप इट इज विजिबल टू ऑल। तो कुछ चीज़ें तो वही है। सी क्यों इन्वेंट की गई थी? टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स। सी कहाँ से आई? तो सी जो है, सी के पहले देयर वाज अ लैंग्वेज कॉल्ड बी लैंग्वेज। इसमें भी डेनिस रिची एंड देयर वाज वन अदर गाय कॉल्ड थॉमसन, दो लोगों ने मिलके ये लैंग्वेज डेवलप की थी। कुछ इसमें प्रॉब्लम्स थी, तो उसके बाद में सी आई। अच्छा, बी के पहले देयर वाज नो सच लैंग्वेज कॉल्ड ए जैसा कुछ नहीं था। बी इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ लैंग्वेज कॉल्ड BPCL, राइट। तो ऐसी कुछ लैंग्वेज थी, उसका कॉन्ट्रैक्शन है बी लैंग्वेज। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो उसको फिर एक और लैंग्वेज लिखी गई जिसका नाम है सी। ठीक है, अब इसके बाद हमने एक वर्ड सुना है विच इज ANSI सी। ठीक है, इसको स्टैंडर्डाइज किया गया था। सी जो है 1972 में डेवलप हुई, 78 के अंदर उसका फॉर्मल डिस्क्रिप्शन आया ऑथर्स के साइड से, जो सी के ऑथर्स थे या जिन्होंने डेवलप की थी डेवलपर साइड से। लेकिन फिर एक इंस्टीट्यूट है कॉल्ड अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अगर इसका एब्रीविएट करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ANSI, ठीक है, ANSI। और इन्होंने फॉर्मलाइज की सी को, कि ग्लोबली जो है सी एक ही फॉर्म में आए। कब फॉर्मलाइज की? 1988 में। ठीक है, फिर अगेन सेम यूनिक्स वाज यूज्ड। ठीक, अभी की बात करें तो लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, RDMS, MySQL, ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस में लिखी गई हैं? सी में लिखी गई हैं। ठीक है, यूनिक्स इज एन ओल्डर वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी जो पॉपुलर है वो लिनक्स है। इसके बाद में जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर है, MySQL एक लैंग्वेज है, क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये सी में लिखी हुई हैं।
अब हमारे लिए मतलब एम्बेडेड सिस्टम डेवलपर या IoT में जो लोग काम करें उनके लिए सी क्यों इम्पोर्टेंट है वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने के लिए तो हम बात कर ही चुके कि सी का यूज होता ही है, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज डिस्कस करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। सबसे पहले होती है लो लेवल, फिर होती है मिड लेवल और फिर होती है हाई लेवल। लो लेवल जो लैंग्वेज है वो बेसिकली एक बाइनरी है या फिर एक नंबर्स हैं, बेसिकली बाइनरी है, हेक्साडेसिमल। मिड लेवल लैंग्वेज में आती है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, किसी ने नहीं पढ़ी होगी, तो मूव वर्ड इस तरीके के निमोनिक्स होते हैं, उसमें वर्ड्स होते हैं और उनकी हेल्प से ये लैंग्वेज डेवलप होती है। ये जो लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज, इनका 1-to-1 कन्वर्जन होता है। डेट मीन्स पूरी दुनिया में किसी भी कंप्यूटर में अगर मूव लिखा है और लेट्स से अगर उसका बाइनरी 10110111 है तो किसी भी कंप्यूटर पर हमेशा उसका बाइनरी कन्वर्जन 10111011 सेम आइडेंटिकल आएगा। ठीक है, फिर एक और लेवल होती है लैंग्वेजेस की, विच इज हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में C++, C#, .NET, then we have Java, very popular Python these days, then R, Swift, all these languages come under this high level language. हाई लेवल लैंग्वेज और मिड लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है? मिड लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के ज्यादा करीब है, कंप्यूटर फ्रेंडली है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामर फ्रेंडली है कि प्रोग्रामर को आसानी है कोड करने में। ठीक है, अब ये बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, इसमें से जो सी लैंग्वेज है इसका जब हम कन्वर्जन करते हैं तो जो बाइनरी फाइल बनती है, और अगर कोई असेंबली लैंग्वेज में हमने कोड किया हुआ है उसकी जो बाइनरी फाइल बनती है वो लगभग सेम बनती है, आइडेंटिकल तो नहीं लेकिन लगभग सेम बनती है। अगर मैं बाकी किसी लैंग्वेज की बात करूंगा तो उतना व्हाट यू कॉल्ड सिमिलैरिटी नहीं है। ठीक है, बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज बाइनरी फाइल एंड द लैंग्वेज विच इज डेवलप्ड इन असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, आपका जो सबसे फास्ट लैंग्वेज है, जो सबसे एफिशिएंट लैंग्वेज है फॉर हार्डवेयर ड्राइवर्स, वो सी निकल के आ जाती है। और क्योंकि हम एम्बेडेड सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर कोड जो हम लिखते हैं वो सेंसर्स, एक्चुएटर्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के लिए होते हैं, यानी हार्डवेयर के लिए होते हैं। तो हार्डवेयर के लिए सबसे सूटेबल जो लैंग्वेज है वो सी बन जाती है क्योंकि वो सबसे एफिशिएंट है। और वही यहाँ रेड में लिखा है कि सी वॉज अडॉप्टेड एज अ सिस्टम डेवलपमेंट लैंग्वेज बिकॉज प्रोड्यूसेस हेक्स कोड, दैट इज मशीन कोड और बाइनरी कोड, राइट, that runs nearly as fast as the program written in assembly language। तो असेंबली लैंग्वेज जितनी ही फास्ट है, लेकिन लिखने में जब हम कोडिंग करेंगे तो ऑब्वियसली सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामर के लिए सी जो है वो ज़्यादा आसान होगी एज कम्पेयर टू असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, सो दैट इज वाई वी आर discussing about C instead of the other hardware languages for embedded systems and IoT। देन फिर एक और टर्म आता है विच इज डेटा टाइप्स। ठीक है, क्योंकि हम आगे जाके आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही पढ़ेंगे तो उसी के डेटा टाइप्स कवर कर रहे हैं हम यहाँ पे, सारे तो नहीं, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेटा टाइप्स होता क्या है तो उसके पहले हमें समझना होगा कि डेटा क्या होता है। ठीक, और उसके भी पहले हमें समझना होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आपके आसपास आप कोई भी चीज देखेंगे तो वो एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि इस पिक्चर के अंदर हर एक चीज एक ऑब्जेक्ट है, राइट। वी हैव दिस गिटार, दिस आई गेस इज अ हेयर ड्रायर, दिस इज समवन, स्पैनर हो गया आपका, हैमर हो गया, कोई भी चीज जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। एग हो गया, हेडफोन्स हो गया, राइट। वी ऑल आर यूजिंग दिस एंड ऑल दीज थिंग्स आर ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स से देयर इज समवन जिसका नाम है राहुल, लेट्स से, और कुछ एक एट्रीब्यूट्स से एसोसिएटेड है, लेट्स से कस्टमर आईडी। आई गो इन अ शॉपिंग मॉल एंड देयर इज अ कस्टमर आईडी विच इज एसोसिएटेड टू मी। मेरा नाम, ठीक है, तो राहुल श्रीवास्तव हमने लिख दिया, ठीक, सॉरी फर्स्ट नेम हो गया, फिर सरनेम श्रीवास्तव हो गया, डेट ऑफ बर्थ होगी, एड्रेस होगा, फोन नंबर होगा। तो ये सभी जो चीज़ें हैं इनको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक, अब जो वैल्यूज इनसे एसोसिएटेड है, वैल्यूज एसोसिएटेड विद एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेटा। वैल्यू मतलब कस्टमर आईडी, लेट्स से मैंने बोला 1731 इज द कस्टमर आईडी,
तो ये डेटा होगी। फुल नेम सॉरी फर्स्ट नेम क्या है, राहुल है, तो राहुल क्या हो गया, डेटा हो गया। सरनेम श्रीवास्तव, तो श्रीवास्तव क्या हो गया, डेटा हो गया मेरा, विच इज एसोसिएटेड टू दिस एट्रीब्यूट जिसका नाम है सरनेम। डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। एड्रेस हो गया कि लिव्स इन भोपाल और बैंगलोर, ठीक है, तो वो एड्रेस हो गया मेरा। फोन नंबर हो गया। तो जो भी वैल्यूज अब मैं यहाँ पे लिखूंगा वो सभी वैल्यूज क्या हो गई, मेरी डेटा होगी, ठीक है। सो नाउ वी आर क्लियर अबाउट टू थिंग्स, कि डेटा क्या चीज होती है और ऑब्जेक्ट क्या चीज होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, और उन एट्रीब्यूट्स की जो भी वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं डेटा, ठीक है। यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेक अ पॉज एंड आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। क्या ये चीज समझ में आ गई है? प्लीज चैट बॉक्स में बताइएगा। स्पेशली जो फर्स्ट ईयर में हैं, राइट, जिन्होंने ज्यादा सी नहीं पढ़ी है वो लोग बताएं। योर सीनियर्स विल बी इन अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन, वो तो बता ही देंगे। So everyone is saying yes sir, no one is having any doubt. Okay, so I'll continue with my PPT, right? Thank you so much for all your responses. Okay, so now we are clear with data and object. We'll move ahead and we'll come to one more term which is information. Now there is a distinct difference between information and data. दोनों सेम चीज नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, राइट? 2403198911912198613041904198 ठीक है। अगर मैं नीचे वाली पिक्चर आई शुड हैव यहाँ पे कुछ एनिमेशन डाल देना चाहिए था, लेकिन अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले वैल्यूज को देखूंगा तो इसका कोई खास मतलब नहीं निकलता है। लेकिन अगर मैं नीचे वाले नंबर्स को देखता हूँ तो फिर आप इसका कुछ न कुछ मतलब निकाल सकते हैं। ये क्या है, कुछ डेट्स है, ठीक है। तो ये चीज क्या हो गई, ये इंफॉर्मेशन हो गई। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा। डेटा तो कुछ भी हो सकता है, 0101 बाइनरी हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन उसका क्या मतलब निकल रहा है जब तक हमें वो नहीं पता तब तक वो सिर्फ एक रॉ डेटा है, इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। फिर हम बात करते हैं डेटा टाइप्स की, क्योंकि हमें यहीं से शुरू करना था। तो हम डेटा के बारे में क्लियर है। नाउ वी डिस्कस अबाउट डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स हमें दो चीजों के बारे में, डेटा टाइप्स एज टू इंफॉर्मेशन, दो तरीके की चीजों के बारे में हमें बताते हैं किसी वेरिएबल के बारे में, ठीक है। वेरिएबल आई गेस हम सभी समझते हैं, किसी भी लैंग्वेज में वेरिएबल्स होते हैं। तो सबसे पहले किस तरीके का डेटा वो वेरिएबल होल्ड करेगा। जैसे मेरे पास में एक वेरिएबल x है, ठीक है। क्या ये वेरिएबल x जो है वो कैरेक्टर्स को होल्ड करेगा, यानी कि ABCD अल्फाबेट्स, अल्फा न्यूमेरिक्स, राइट, डॉलर का साइन हो गया, हैशटैग हो गया, परसेंटेज हो गया, राइट, द रेट, तो ये अल्फा न्यूमेरिक्स हो गए, ठीक है। क्या ये रहेगा इस x के अंदर, ठीक, या फिर इस x के अंदर इंटीजर वैल्यूज रहेंगी, जैसे 1 2 3 4 एनी नंबर, क्या नंबर रहेगा, या फिर फ्रैक्शंस रहेंगे जैसे कि 3.14 4.54। तो किस तरीके का डेटा जो है मेरे वेरिएबल में स्टोर होगा, ये इंफॉर्मेशन मुझे कौन बताएगा, डेटा टाइप बताएगा। द कंटेंट विच इज स्टोर्ड इनसाइड माय वेरिएबल, विच इज देयर इन माय वेरिएबल, वो कौन बताएगा, मेरा डेटा टाइप बताएगा। दूसरी चीज, जब मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा तो इस एक्स को स्टोर करने में कितनी मेमोरी स्पेस एक्वायर होगी, मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर द वेरिएबल इन मेमोरी, ये कौन बताएगा, ये फिर से डेटा टाइप ही बताएगा। कि अगर मेरा कैरेक्टर डेटा टाइप है, जो हायर सेमेस्टर्स में होंगे उन्हें पता होगा कि ये 8 बिट मेमोरी में कंज्यूम कर लेता है, इंटीजर जो है वो 16 बिट मेमोरी में कंज्यूम कर लेता है। अगर कोई फ्लोट डेटा टाइप है, नॉट फ्रैक्शन, द डेटा टाइप इज फ्लोट, तो फ्लोट है तो 16 बिट मेमोरी में कंज्यूम कर लेगा। यानी अगर मैंने बोला कि द डेटा टाइप कैरेक्टर x और इसमें लेट से मैंने स्टोर किया r, तो ये कितनी बिट मेमोरी में स्टोर करेगा, 8 बिट मेमोरी में एक्वायर कर लेगा। अगर मैंने बोला इंटीजर x और फिर मैंने उसके अंदर स्टोर कराया लेट से मैंने इसके अंदर स्टोर कराया 96, तो ये कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा, 16 बिट्स ऑक्यूपाई कर लेगा। अब 96 लिखने के लिए 16 बिट चाहिए नहीं, अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो ये हार्डली 2 to the power
5 6 7 2 to the power 7 7 बिट्स में आप इसको लिख सकते हो, राइट। 2 to the power 7 इज 128, यानी 128 तक का नंबर आप 7 बिट में लिख सकते हो। तो 96 7 बिट में लिखा जाएगा, लेकिन हम कितनी स्पेस जो है मेमोरी में दे रहे हैं, 16 बिट। तो बाकी सारी जो बिट्स है, जो 9 बिट्स बचेंगी मेरी, वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। 5 6 7 8 9 bit 0, and then whatever the binary conversion of 96, I am assuming let's say 1001 0110, वैसे मैंने हेक्साडेसिमल मान लिया इसको और ऐसे कर कन्वर्ट कर दिया। तो भले ही मुझे 7 बिट लग रही हैं, 8 बिट लग रही हैं, लेकिन मेरा मेमोरी में कितनी स्पेस एक्वायर होगी हमेशा। तो आई गेस नाउ वी आर क्लियर विद फ्यू थिंग्स कि डेटा टाइप्स मुझे क्या बताते हैं। एक तो मुझे बताते हैं मेरा कंटेंट, किस तरीके का डेटा मेरा स्टोर्ड है उस वेरिएबल में, और दूसरा मेमोरी में कितनी स्पेस एक्वायर होगी जब मैं इसे प्रोग्राम में लिखूंगा, ठीक है। अब है ऑर्डिनो के डेटा टाइप्स, ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो वॉइड है, बूलियन है, कैरेक्टर है, अनसाइंड कैरेक्टर है, बाइट, इंटीजर, राइट। यू कैन, आई विल शेयर दिस स्लाइड एंड यू कैन गो अहेड, राइट। ये सभी मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन भी। हम कुछ जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है उनके बारे में डिस्कस। स्टार्ट विद बूलियन। ये बहुत सिंपल है, इसमें 2 ही तरीके की वैल्यू सिर्फ स्टोर हो सकती हैं। लेट्स से कैसे आप इसे डिक्लेयर करेंगे, तो आप लिखेंगे बूलियन स्पेस जो भी आप वेरिएबल का नाम है, इसके बाद आप क्या वैल्यू उसके साथ एसोसिएट करना चाहते हो, इनिशियलाइज क्या करना चाहते हो। तो 2 ही पॉसिबल वैल्यूज है बूलियन के साथ में, इधर इट इज फॉल्स और इट इज ट्रू, ठीक है। अगर स्लाइड्स वगैरह चेंज नहीं करना हो, चेंज नहीं हो रही हो, तो प्लीज अनम्यूट करके माइक्रोफोन से बता दीजिएगा, है ना। सो फिलहाल द टाइटल ऑफ दिस स्लाइड इज डेटा टाइप्स, दैट इज बूलियन, ठीक है। सो बूलियन, the name of your variable and whatever value you are initializing to that variable, and there are 2 possible values, one is false and one is true, ठीक। इसके बाद में कैरेक्टर, ठीक। कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है और हमें कोशिश करनी कि ज्यादातर वैल्यूज हम कैरेक्टर में रखें। उसका रीजन है, कैरेक्टर मेमोरी में पहले तो क्या स्टोर करेगा, सो ऑब्वियसली कैरेक्टर स्टोर करेगा। कैरेक्टर क्या है हमारे पास में, तो ए से लेके जेड तक ये तो कैरेक्टर्स हो ही गए। फिर आपके जितने अल्फा न्यूमेरिक्स है, ये कैरेक्टर्स हो गए आपके, ठीक है। तो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स जो है उनको हम किस डेटा टाइप में स्टोर करते हैं, कैरेक्टर्स में स्टोर करते हैं। नंबर्स आप स्टोर कर सकते हो, 1 2 3 4, ये नंबर्स भी आप स्टोर कर सकते हो कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर, ठीक है। सो अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, ऑल दिस कम्स अंडर कैरेक्टर डेटा टाइप। कितनी मेमोरी में स्पेस एक्वायर करेगा, तो ज्यादातर लोगों को पता 8 बिट एक्वायर करेगा, ठीक है। अब ये क्यों होता है, तो एक स्टैंडर्ड है, आपने इसे सुना होगा, जैसे यहाँ पे उसका एब्रिविएशन लिखा हुआ है आस्की। अनम्यूट हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ आस्की। किसी को पता हो तो प्लीज बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आस्की। कोई बता रहा है क्या? Or you can also share in chat box. Repeat this. Okay, whenever you have doubt, I'll use. Sir, जी. American Standard Code for Information Interchange. Now, very good. Who is this? तो शिवानी चौक से। ओके शिवानी, सो एग्जैक्टली यही है फुल फॉर्म। अच्छा, समवन इज आस्किंग प्लीज रीड वन टाइम। क्या रिपीट करना है बेटा? उमा विश्वकर्मा, कैन यू टेल मी? He also asked the same. Useful data is basically information. Okay, that is correct. ओके, थोड़े से हम ये डाउट्स लेते हैं, लेट्स कंटिन्यू एंड देन इन दी एंड विल टेक ऑल योर डाउट्स, ठीक है। तो कैरेक्टर डेटा बाइट कितनी स्पेस एक्वायर कर लेगा मेमोरी में, तो 8 बिट एक्वायर कर लेगा, ठीक है। अब जैसा कि फुल फॉर्म बताया है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या काम होता है इनका, ये सारी
वैल्यूज हैं, कैरेक्टर्स हैं, राइट, @ABCD, और उसके कुछ इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल और डेसिमल नंबर्स हैं। तो कंप्यूटर को क्योंकि सिर्फ इसी समझ में आते हैं, ABCD ये सब समझ में नहीं आता है, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कंप्यूटर में कुछ नंबर्स स्टोर करते हैं और उस नंबर्स को हम बोलते हैं ASCII कोड। ठीक है, दिस वाज डेवलप्ड बाय और फॉर्मलाइज्ड बाय अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अब किसी भी कैरेक्टर में आप न्यूमेरिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा सी का प्रोग्राम है कि हमारा एक वेरिएबल है अल्फा, उसको हमने इनिशियलाइज किया विद वैल्यू कैपिटल A। ठीक है, कैपिटल A का डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है? सो लेट्स फाइंड आउट। ये है कैपिटल A और डेसिमल इक्विवेलेंट है 65। ठीक है, तो यहाँ पर मेमोरी में क्या स्टोर हुआ होगा? 65 या इसका बाइनरी इक्विवेलेंट। फिर हमने, क्योंकि मैंने बोला कि हम इस पे न्यूमेरिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सो दिस ऑपरेशन इज वैलिड ऑन अ इंटीजर वेरिएबल, राइट, कि हमने एक और वेरिएबल ले लिया बीटा और उसमें क्या किया? अल्फा प्लस 1 कर दिया। तो अल्फा प्लस 1 क्या हो जाएगा? तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 66। फिर हमने प्रिंटफ फंक्शन यूज किया और बीटा को प्रिंट कराया, लेकिन बीटा की डेसिमल वैल्यू नहीं प्रिंट कराई, हमने कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट कराई। तो 66 की जो भी कैरेक्टर वैल्यू है वो प्रिंट होगी। क्या है पता लगा लेते। 66 जो है इट इज इक्विवेलेंट टू कैरेक्टर B। ठीक है, तो क्या होगा स्क्रीन पे? प्रिंट B प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे ऑपरेशन, जो सिंपल ऑपरेशन है, वो आप कैरेक्टर डेटा टाइप पर ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक, फिर एक और टर्म आती है, यस प्लीज। कैन समवन प्लीज म्यूट? Okay, Sahil Abrar is exactly, yes, B will print. Okay, thank you, Srishti. Okay, तो दो तरीके की टर्म्स आती है डेटा टाइप्स के साथ में। एक टर्म होती है साइन और एक होती है अनसाइंड। ठीक है, साइन जो है, अगर हम सिर्फ कैरेक्टर लिख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो होगा साइन कैरेक्टर। साइन कैरेक्टर का मतलब है पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। ओके, तो साइन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब कितने बिट का है साइन? अगर कैरेक्टर डेटा टाइप का है तो 8 ही बिट होगी। अगर मैंने बोला 8 बिट, इसका मतलब है जो नंबर सिस्टम है वो कौन सा है? बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स कितना होता है? 2 होता है। यहाँ पे लिखा मैंने 8, तो ये हो गया 2 to the power 8, यानी टोटल वैल्यू कितनी होती है 2 to the power 8? 256। यानी 256 अलग अलग वैल्यूज जो है, 256 अलग अलग वैल्यूज हम स्टोर करा सकते हैं। अब ये जो वैल्यूज है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इसको समझते हैं। अगर मेरा नंबर जो डेटा टाइप है अगर वो साइंड है, और ये सभी के लिए एप्लीकेबल वाले जो डेटा टाइप्स रहेंगे उसमें भी एप्लीकेबल है, तो अगर मेरा जो डेटा टाइप है वो अगर साइंड है तो डेट मीन्स नेगेटिव से शुरू होगा। ठीक, कहाँ से शुरू होगा? सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम -2 to the power 7 टू पॉजिटिव में 2 to the power 7 - 1। ठीक, तो ये वैल्यू स्टार्ट होगी -128 से लेके पॉजिटिव में 127 तक। और इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने स्टेट्स होते हैं? अगर मैं काउंट करूंगा 128 एक हो गया, फिर 120 -127 एक हो गया, फिर -126 एक हो गया, तो ऐसी कितनी लेवल्स हैं टोटल? 256 लेवल्स होगी। लेकिन अगर मेरा जो डेटा टाइप है वो अनसाइंड है,
तो जो नंबर है वो कहाँ से शुरू होगा, 0 से कहाँ तक जा सकता है, 2 to the power 1, ठीक है, क्योंकि 0 इंक्लूडेड है, तो कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके ये वैल्यू जाएगी 256 तक। तो अगर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की मुझे पता है कि जो भी वैल्यू आने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही है, जैसे मैंने बोला कि भाई आप आपकी एज एंटर करिए, तो मुझे पता है एज कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर, तो मैं कौन सा डेटा टाइप ले सकता हूँ उसके लिए, अनसाइंड कैरेक्टर ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने बोला कि हाइट एंटर करिए, सो अगेन वो भी एक पॉजिटिव नंबर ही होगा, तो आप उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ डेप्थ विद रेफरेंस टू सम, कि भाई वो नीचे वाला कितने डिस्टेंस पर है, तो नीचे की फ्लोर है, ऑब्वियसली नेगेटिव भी हो सकता है वो, ठीक है, ऊपर है तो पॉजिटिव रहेगा, तो उस रेफरेंस से, एक फ्लोर के रेफरेंस से ऊपर या नीचे अगर मैं मांग रहा हूँ तो फिर ये नेगेटिव होगा और यहाँ वाली वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो फिर मैं कौन सा डेटा टाइप यूज करूंगा, साइन डेटा टाइप मैं यूज करूंगा, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। और अगर आप अनसाइंड यूज करते हैं तो आप पॉजिटिव में ज्यादा जा सकते हैं, ठीक है, विथ साइन कैरेक्टर। और मुझे पता है कि अगर मैंने सिर्फ पॉजिटिव ही नंबर लाने हैं, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने साइन डेटा टाइप यूज कर लिया, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा स्टोर होगा, सिर्फ 127। जबकि अगर मैंने ध्यान दिया, मुझे पता है कि जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव ही आने वाले हैं, तो यहाँ पर मेरे पास पॉसिबिलिटी रहेगी कि आई कैन स्टोर अप टू दिस वैल्यू 256। अगर 256 से बड़ी वैल्यू मुझे स्टोर करनी है तो वो 8 बिट में स्टोर नहीं हो सकती है, इसलिए आप कैरेक्टर डेटा टाइप फिर यूज नहीं कर पाएंगे, तो कुछ और डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला डेटा टाइप है इंटीजर, ठीक है, अब जल्दी जल्दी खत्म करेंगे हम। तो इंटीजर डेटा टाइप जो है कितनी स्पेस एक्वायर करता है, 16 बिट एक्वायर करता है, 2 बाइट एक्वायर करता है, ठीक है, 2 बाइट 16 बिट है, और क्योंकि सिर्फ इंट लिखा है मतलब ये साइंड नंबर है। अब अगर साइंड है तो ये कहाँ से होगा, 2 to the power 16 लिखा हुआ है तो ये होगा -2 to the power 15 से कहाँ तक, पॉजिटिव में 2 to the power 15 -1 तक, ठीक है, ये इतना बड़ा नंबर होगा। -2 to the power 15 जो है वो कितना होता है आपका, -32728, तो -32728 से लेके जो नंबर होगा वो कहाँ तक होगा, 32,767 यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं अनसाइंड इंटीजर की बात करूंगा तो अनसाइंड इंटीजर भी वही 2 बाइट का ही होगा, लेकिन ये कहाँ से शुरू होगा, 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 2 to the power कितना, अनसाइंड इंटीजर मतलब 16 बिट, तो 2 to the power 16 -1, यानी अब ये नंबर 35, ठीक है, 65,535 तक के नंबर जो है हम स्टोर करा सकते हैं इंटीजर में, ठीक है। इससे ज्यादा नंबर्स के, अगर ज्यादा बड़ा नंबर है तो फिर वर्ड है और लॉन्ग है, इस तरीके के आप डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं, वो भी अवेलेबल है, ठीक है। सो इफ आई नो कि माय नंबर विल बी बिटवीन 0 to 65,535 एंड इट इज ग्रेटर देन, माय नंबर विल बी ग्रेटर देन 255, तो फिर आप कौन सा नंबर सिस्टम यूज करोगे, इंटीजर। और अगर मुझे पता है कि मेरे सारे नंबर 0 से 255 तक ही आने वाले हैं तो अनसाइंड कैरेक्टर यूज करिए, दैट इज प्रेफर्ड। अगर मुझे पता है कि मेरे कुछ वैल्यू जो है 255 से ज्यादा बड़ी हो सकती हैं तो फिर आप क्या यूज करेंगे, अनसाइंड इंटीजर यूज करेंगे। अगर नेगेटिव है तो अकॉर्डिंगली साइंड कैरेक्टर या फिर साइंड इंटीजर आपको यूज करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्यों मैं बार बार इस पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो किसके लिए करेंगे, माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए करेंगे, एम्बेडेड सिस्टम के लिए करेंगे। और आपसे कल भी डिस्कशन हुआ था कि जो एम्बेडेड सिस्टम है वो कंस्ट्रेंट है, यानी बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के डेवलप करना है, कंस्ट्रेंट डिवाइस है, ठीक है, बहुत सारी लिमिटेशंस है और उन लिमिटेशंस के अंतर्गत ही आपको काम करना है। इसीलिए हमको, जब हम कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं तो एक बार हम छोड़ सकते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट प्रेफर्ड, वहाँ पे भी आप एफिशिएंट प्रोग्राम बनाइए। लेकिन अगर आप माइक्रो कंट्रोलर के बारे में बात करें तो बहुत कम मेमोरी होती है, रैम रोम जो भी मेमोरी है वो बहुत कम होती है, इसीलिए आपको डेटा टाइप्स का भी खास तौर से ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज आपका जो प्रोग्राम होगा, जब आप बहुत बड़ा कुछ एक प्रोग्राम लिखेंगे तो वो हो सकता है कि आपके माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी में आ ही ना पाए। तो इसीलिए राइट फ्रॉम द स्टार्ट टेक केयर अबाउट दी डेटा टाइप, क्या डेटा टाइप ले रहे हैं उनको ध्यान से सिलेक्ट कीजिए, ठीक है।
चलिए, देन वी हैव दिस फ्लोट। फ्लोट के अंदर आप इस तरीके के नंबर्स भी स्टोर करा सकते हैं। 32 बिट्स का आपका ये है, ये रेंज है, कहाँ सब जा सकते हैं आप। तो सबसे बड़ा नंबर होगा 3.4 इंटू 10 टू द पावर 38 और सबसे छोटा नंबर होगा -3.4 इंटू 10 टू द पावर 38। ठीक, देन वी हैव एरे sorry, then we have array. So why these arrays are used? Array is a collection of variables that can be accessed with a index number. ठीक, सबसे पहले कोई इनिशियलाइजेशन नहीं किया और आपने कितनी मेमोरी में स्पेस एक्वायर कर ली। अच्छा, एरे के साथ में प्री डिफाइंड कोई ये नहीं होता है कि कितनी स्पेस मेमोरी में ऑक्यूपाई करेंगे, ये वेरिएबल होती है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ एरे। सो इफ द साइज ऑफ एरे आपको पहले से पता है तो आप इस तरीके की टेक्निक यूज कीजिए कि आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दीजिए क्या साइज होगा मेरी एरे का। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि मेरा कितना साइज है, ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इससे भी साइज फिक्स हो जाएगा। आपने किया नहीं है लेकिन जितने एलिमेंट्स हैं उसके हिसाब से इस डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, देन पॉजिटिव है ना, आपने साइज भी डिफाइन कर दी, आपने एलिमेंट्स की वैल्यूज भी डिफाइन कर दी। आप चाहें तो कैरेक्टर टाइप का भी एरे ले सकते हैं, तो आपने डेटा टाइप दे दिया कैरेक्टर एरे, ठीक है, द नेम, और उसके बाद में आपने हेलो लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज है विच इज इंडेक्स। तो जब भी आपकी एक एरे है उसमें कुछ इंडेक्स नंबर एसोसिएटेड होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने लिखा कैरेक्टर डेटा टाइप एक्स और इसको मैंने इनिशियलाइज कराया विद वैल्यू लेट्स से एच ई एल एल एन ओ। प्लीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब h के लिए जो इंडेक्स नंबर असाइन होगा वो होगा 0, e के लिए जो इंडेक्स नंबर असाइन होगा वो होगा 1, l के लिए होगा 2, इस वाले l के लिए होगा 3 और इस वाले o के लिए होगा 4। ठीक है, अब अगर मैं प्रिंट करता हूं या मैं लिखता हूं सिंपल x और लेट से मैंने लिखा 1, तो क्या प्रिंट होगा भाई? कैन एनीवन टेल मी? अगर मैं इस वेरिएबल को प्रिंट कराता हूं तो क्या प्रिंट होगा? प्लीज चैट बॉक्स में बताइए। Someone is saying H and all the others are saying E. E सही है क्या? Okay, yes, exactly E प्रिंट होगा। ठीक है ना? एट इंडेक्स नंबर 1 क्या वैल्यू है? E है। तो इस वेरिएबल की x और स्क्वायर ब्रैकेट में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? E आ जाएगी। H नहीं आएगी क्योंकि जो इंडेक्सिंग है वो 0 से शुरू होती है। जिसने भी ये कंफ्यूजन था, ठीक है, जिसने भी लिखा था H, लेकिन इंडेक्स कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से नहीं, 0 से शुरू हो रहा है। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग। सो दिस इज एरे। और अगर मैं लिख देता हूं x और लेट से मैंने लिख दिया 5, अब 5 तो है ही नहीं 0 1 2 पास में, लेकिन मैंने बोल दिया भाई क्योंकि प्रिंट x5 एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो क्या होगा? क्या प्रिंट होगा भाई? h बोल रहे हैं लोग बाग। ओके, नल और ओके, मैंने थोड़ा सा गलत पूछ लिया। एक्चुअली मेरी रेंज के बाहर अगर मैं कुछ भी करता हूं तो क्या प्रिंट होगा? तो एक्चुअली कोई भी गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, कोई भी गार्बेज वैल्यू हो सकती है। तो टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि व्हाट इज द साइज of your array and accordingly you need to function. Okay, then I am moving to next slide which is string. String जो है वो array जैसा ही है, लेकिन इसमें सिर्फ कैरेक्टर्स ही होंगे बेसिकली। तो लिखने का तरीका क्या है ये ध्यान दीजिएगा। जब आप इसको डिक्लेयर करते हैं तो सभी डेटा टाइप्स स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं, लेकिन ये कैपिटल से शुरू है। सो कैपिटल S STRING स्ट्रिंग, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो अगर मुझे लिखना है तो STRING एंड देन आपको जो भी वैल्यू लिखनी है, लेट से मैंने लिखा हेलो, तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब
स्ट्रिंग जो है उसमें कंकैटिनेशन, अगर मैं एडिशन ऑपरेटर यूज करता हूँ तो क्या होगा, तो दो स्ट्रिंग्स आपस में ऐड हो जाती है। अगर मेरे पास में लेट्स से एक स्ट्रिंग है लेट्स से x और मैंने उसको इनिशियलाइज कराया विथ वैल्यू हेलो, आई हैव अनदर स्ट्रिंग y, ये मैंने बनाई और लेट्स से लिखा एवरीवन, ठीक है। फिर मैंने एक तीसरी स्ट्रिंग बनाई, आई एम राइटिंग इट हियर, थर्ड स्टेप, स्ट्रिंग z और मैंने लिखा कि ऐड x प्लस y एंड देन आई कॉल अ फंक्शन जो कि z प्रिंट करेगा। तो क्या प्रिंट होगा भाई? प्लीज शेयर योर थॉट्स इन चैट बॉक्स। आई हैव वन स्ट्रिंग x जिसमें हेलो लिखा हुआ है, एक और स्ट्रिंग है y, मैंने लिखा एवरीवन। अगर आप एडिशन करते हैं तो मैंने आपको बताया कि कंकैटिनेट हो जाएंगी, दोनों स्ट्रिंग जुड़ जाएंगी आपस में। तो अगर मैं ये ऑपरेशन चलाता हूँ स्ट्रिंग x स्ट्रिंग z इज इक्वल टू x प्लस y और मैंने z को प्रिंट कराया, सो व्हाट विल बी देयर, क्या प्रिंट होगा, ध्यान से बताइएगा। ओके, एवरीवन इज राइटिंग हेलो स्पेस एवरीवन, तो आप लोग सही भी हैं गलत भी है, स्पेस नहीं आएगा, बस यही एक छोटी सी गड़बड़ करी है और सभी ने यही लिखा हुआ है हेलो स्पेस एवरीवन, बट स्पेस कहीं नहीं बताया, स्पेस कहाँ दिखाया, राइट। सो कंटिन्यूएशन में क्या लिखा आएगा, हेलो विदाउट एनी स्पेस एवरीवन, ठीक है। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग। समझ में आया या कंफ्यूजन है? स्पेस नहीं आएगा भाई। Karina says she got my point. Okay, so space नहीं आएगा. Everyone is clear with this thing. Repeat, sir. Shrishti, can you exactly tell me that what do you want me to repeat? Null value. Yes, Shrishti, please go ahead. सर स्पेस क्यों नहीं आएगा, मतलब रीजन क्या होगा इसका? Okay, रीजन ये है कि स्पेस आपने कहीं दिया नहीं ना, आपने बोला हेलो, तो कंप्यूटर को तो इतना समझ में आएगा कि x था तो हेलो, फिर उसके बाद में आपने लिखा एवरीवन, तो यही से एवरीवन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। स्पेस कहीं पे था नहीं। अगर आपको स्पेस प्रिंट कराना है तो आपको लिखना पड़ेगा x प्लस डबल कोट्स में, फिर आप यहाँ पर एक स्पेस दे देंगे प्लस y, या फिर एक तीसरा वेरिएबल यूज करेंगे जिसमें स्पेस हो, या फिर आप हेलो के बाद स्पेस दे सकते हैं या एवरीवन के पहले दे सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो स्पेस आएगा। अगर आप सिर्फ हेलो और एवरीवन लिखा हुआ है तो स्पेस नहीं है, क्योंकि स्पेस एक वैलिड कैरेक्टर है, वो भी मेमोरी में स्पेस एक्वायर करता है। अगर हम आस्की टेबल में जाएंगे तो यू विल फाइंड समथिंग फॉर स्पेस समवेयर, आई डोंट नो कहाँ है, but you'll find out somewhere in this table कि space occupies a space in memory, ठीक है। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। And someone was asking what is the difference between null and garbage value. So garbage value मतलब ये है कि आपने मेमोरी में एक एड्रेस दे दिया, आपको नहीं पता क्या है वहाँ पे, तो वो कोई भी रैंडम वैल्यू प्रिंट हो जाएगी क्योंकि आपको पहले से पता नहीं। नल वैल्यू इज बेसिकली द एंड ऑफ स्ट्रिंग, /0 किसी ने मेंशन किया था, तो /0 जो है वो स्ट्रिंग टर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करता है कि मेरी स्ट्रिंग जहां खत्म होगी दैट इज नल कैरेक्टर, या फिर कैपिटल में NULL, तो ये नल कैरेक्टर है, दैट मीन्स एंड किसी भी चीज का टर्मिनेशन रिप्रेजेंट करता है। और गार्बेज वैल्यू जो है वो हो जाएगी कोई भी रैंडम वैल्यू, आपको नहीं पता, आपने आपकी स्ट्रिंग के अंदर या एरे के अंदर यहाँ पे आपने 2 तक ही दिया, इसके आगे कुछ था नहीं, ठीक है। और आपने लेट से इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी 0 1 2 3 4 5 पे नल कैरेक्टर होगा, 6 7 8 नहीं है, अब मैंने 8 प्रिंट करा दिया, सो यू डोंट नो व्हाट इज देयर एट 8, तो मेमोरी में वो एड्रेस होगा। अब उस एड्रेस पर जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, इसको गार्बेज वैल्यू बोल रहे हैं, ठीक है। समथिंग जो हम नहीं जानते क्या है, दैट इज व्हाट वी आर यूजिंग गार्बेज वैल्यू। एनी अदर डाउट्स और शैल आई कंटिन्यू? Yes, sir. Okay, thank you for your responses. Let's continue the discussion.
देन सी का एक बेसिक प्रोग्राम है और हमें कंस्ट्रक्ट समझने सी के क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। तो एक बहुत सिंपल प्रोग्राम है जो सभी ने करा होगा, हेलो वर्ल्ड। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं हैश इंक्लूड conio.h stdio.h। हम बोलते हैं कि ठीक है ये लाइब्रेरी डिक्लेरेशन है, ठीक है, लेकिन ये एक प्री प्रोसेसर कमांड है। अगर मैं बहुत स्पेसिफिक हो जाऊं तो प्री प्रोसेसर कमांड है। अब जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो वो प्रोग्राम सबसे पहले एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसके अंदर, वो होता है, वो ऑपरेशन कंपाइल होता है। कैसे कंपाइल होता है? तो एक और सॉफ्टवेयर यूज होता है जिसका नाम है कंपाइलर। एक प्रोग्राम है अलग से कंपाइल करता है और उसे कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में या लेट से सबसे आखिरी में एग्जीक्यूटेबल फाइल में, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर जो भी लिखा होगा वो किसके लिए लिखा होता है? वो आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर या एम्बेडेड सिस्टम के केस में माइक्रो कंट्रोलर के लिए लिखा होता है, ठीक है। तो कंपाइल होने के बाद में जो हेक्स फाइल बनेगी वो किसके लिए लिखी होती है? प्रोसेसर के लिए। लेकिन जब आप प्रोग्राम में कुछ लिखते हो तो प्रोग्राम में प्रोसेसर के लिए भी कमांड्स होते हैं और कंपाइलर के लिए भी। ये जो एक और चीज है कंपाइलर, इसके लिए भी कमांड्स होता है। सो stdio.h इज अ प्री प्रोसेसर कमांड। दैट मींस प्रोसेसर तक नहीं जाएगी, किसके लिए? सिर्फ कंपाइलर के लिए, which tells the C compiler to include stdio.h फाइल। तो एक फाइल है stdio.h, ये फाइल आपकी ऐड हो जाएगी। इसमें जितने भी फंक्शंस हैं वो आपके इंट मेन के ऊपर पेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट आप जो भी यहाँ पे लिखेंगे, जो भी फंक्शंस आप यूज करेंगे, वो फंक्शन अगर इस stdio फाइल में है तो फंक्शंस आप उसको यूज कर पाएंगे। लेकिन प्रोसेसर में ये लाइन नहीं जाती है, ठीक है। प्रोसेसर को ये चीज समझ में आती नहीं है, इसकी जगह एक पूरी पूरी फाइल पेस्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद हमने बोला इंट मेन। तो इंट मेन किसी भी कंप्यूटर के लिए ये बताता है कि दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ माय प्रोग्राम, यानी पहली लाइन, पहला जो कमांड है वो कौन सा एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारे कमांड्स भी लिख सकते हैं, फिलहाल यहाँ पे 2 ही लिखे हुए हैं। तो सीक्वेंस क्या होगा? तो इंट मेन पे आप जो लिखते हैं, इसके ऊपर भी बहुत कुछ लिखा होता है, इंट मेन के बाहर भी बहुत कुछ लिखा हो सकता है, ठीक है। लेकिन व्हाट इज द एंट्री पॉइंट, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, तो वो कौन बताएगा? इंट मेन बताएगा। तो जैसे ही मेरे कंपाइलर को, मेरे प्रोसेसर को पता चलता है कि इंट मेन है, दैट मीन्स यहाँ पे जो भी पहली लाइन लिखी होगी इंट मेन के बाद वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। फिलहाल इस प्रोग्राम के अंदर मैंने लिखा प्रिंट है हेलो वर्ल्ड एंड /n दैट इज न्यू लाइन। तो क्या हो जाएगा? आपका हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में आपने /n लिखा है, तो अगर इसके बाद कुछ प्रिंट होगा तो एक एंटर नई लाइन में प्रिंट होगी वाली चीज। फिर आपने बोला रिटर्न 0, तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। तो इस डिस्कशन का जो इंपॉर्टेंट चीज था वो ये था, बाकी चीजें तो ठीक है, सिंपल ही है। You need to take care of this thing कि this is pre processor command, ठीक है। ये एम्बिग्युइटी हमें रहती है कि it's a library declaration, you are correct that way, but ये प्रोसेसर में नहीं जाएगा, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। I hope I made myself clear on this, and if you have any doubt on this, please go ahead. You can share in chat box or you can unmute yourself. Sir, screen represent बंद हो गई, कब से बंद हो गई है भाई? नहीं सर, हो रही है। हो रही है? Yes, sir. Okay. So I guess there must be some problem with Lakshman. Okay, just try disconnect yourself and then connect once again, right? Try this or refresh this page. Okay, so we'll continue our discussion. यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? लेट्स टेक अ पॉज। किसी के भी कुछ डाउट है तो कैन शेयर इन चैट बॉक्स। Could you please repeat return 0? सॉरी मैं सुन नहीं पाया, क्या बोल रहे हैं आप? सर जो रिपीट कर दीजिए। मैं अभी भी कैन यू शेयर इन चैट बॉक्स? यू आर नॉट ऑडिबल, मे बी आई एम नॉट गेटिंग यू। कोई और बताएगा व्हाट दिस पर्सन वाज आस्किंग? सर ही से रिटर्न फंक्शन रिपीट। रिटर्न 0. Okay, return 0. So return 0, so that means we are not returning anything from this program, ठीक है।
अगर हम कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं तो कर सकते हैं, ऑल्दो इंट मेन में पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन दूसरे फंक्शंस में आप कर सकते हैं, राइट। अगर मैंने बोला रिटर्न एक्स और एक्स की अगर कोई वैल्यू है तो वो फंक्शन उस वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर मैंने बोला रिटर्न 25 तो वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। इंट मेन में ऑल्दो देयर इज नो पॉसिबिलिटी, इट इज सिंपली यूज्ड टू टर्मिनेट द मेन फंक्शन, दैट्स इट, ठीक है। आगे फंक्शंस में हम और समझेंगे, विल यूज this in Arduino कॉल करते हैं। So when we discuss about function, once again we'll discuss this written in detail, right? फिलहाल अगर नहीं भी समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, we can move ahead. Okay, then जल्दी ये constructs खत्म कर लेते हैं। It's already 7:55, somewhere around 7:55. Okay. देन कंस्ट्रक्ट्स या बेसिक जो कंस्ट्रक्ट हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, पहला है आपका इफ। अब आप क्या लिखते हैं इफ के अंदर, तो आप एक कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। कंडीशन क्यों लिखनी है आपको, कि एक पर्टिकुलर कंडीशन मीट हो रही है, तभी आप कुछ स्टेटमेंट्स अगर एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो आप उन स्टेटमेंट्स को कहाँ लिखेंगे, इफ के अंदर लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया ए और मैंने बोला इफ ए इज इक्वल टू 2, अगर मेरे ए की वैल्यू 2 के बराबर है, सिर्फ और सिर्फ तभी ये दो लाइंस एग्जीक्यूट होंगी। यानी क्या लाइंस एग्जीक्यूट होंगी, ए और बी का एडिशन हो जाएगा, जो भी वैल्यू होगी वो ऐड हो जाएगी किसमें, सी में। एक और लाइन है, ए और सी का एडिशन हो जाएगा और कहाँ स्टोर हो जाएगा, जेड में, ठीक है। ये मैं शेयर कर दूंगा तो ये लिंक शेयर हो जाएंगी। कुछ एक कोड है यहाँ पे, सिंपल राइट, आप एक बार देख सकते हैं चाहे तो। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, कंडीशन कैसी हो सकती है, तो ऑपरेटर्स पढ़िए आप जाके, है ना, देयर आर ऑपरेटर्स ऑफ सी। और ध्यान रखना है जब भी आप कंडीशन दें तो 2 इज इक्वल टू होते हैं, राइट। इट इज नॉट लाइक ए इज इक्वल टू 2। अगर आप ऐसा लिख देंगे इफ के अंदर तो ए के अंदर वैल्यू 2 असाइन हो जाएगी, ठीक है, वो नहीं चाहिए। सिंगल इज इक्वल टू साइन मतलब क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो आपको 2 बार इज इक्वल टू लगाने, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी ऑपरेटर्स पढ़िए जाके, जैसे कि नॉट इक्वल्स टू के लिए ये साइन यूज होता है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरीके के ऑपरेटर्स हैं। अगर आपको ये नहीं आते हैं तो प्लीज रेफर टू एनी सी गाइड और एनी सी बुक, ठीक। देन वी हैव इफ एल्स। अगर मेरे पास में एक ये पॉसिबिलिटी है कि कंडीशन मीट होती है तो मैं ये वाले स्टेटमेंट्स चलाऊंगा, ये दीज स्टेटमेंट। और अगर कंडीशन मीट नहीं होती है तब भी मुझे कुछ स्टेटमेंट्स चलाने हैं, तो आप उसको कहाँ लिख सकते हैं, एल्स में। ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ कब चलेंगे, अगर कंडीशन मीट नहीं होती है तब ये चलेंगे, ठीक है। यानी या तो लेट्स से इसको बोलता हूं मैं स्टेटमेंट्स ए और ये है मेरे स्टेटमेंट्स बी। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सिर्फ स्टेटमेंट्स ए चलेंगे, बी नहीं चलेंगे। और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स बी चलेंगे, ए वाले स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगे। जैसे कि अगर वेरिएबल ए की वैल्यू 2 है तो ये 2 ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। अगर ए की वैल्यू 2 के अलावा और कुछ भी है तो ये वाले ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, ठीक है। क्या यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? दोनों चीजें कभी नहीं चलेंगी, ये ध्यान रखना है, या तो ए वाले स्टेटमेंट्स चलेंगे या बी वाले स्टेटमेंट्स चलेंगे। So I'm assuming that most of you have no doubt. Okay, so I'll continue. एक बार राजकुमारी, what is your doubt, बेटा? राजकुमारी, are you there? अच्छा, राजकुमारी was asking this thing, computer friendly और program friendly बता दीजिए। तो कंप्यूटर फ्रेंडली मतलब प्रोसेसर फ्रेंडली, कि प्रोसेसर को सबसे कम टाइम लगे उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, उसे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो वो हो गया कंप्यूटर फ्रेंडली। तो अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं असेंबली लैंग्वेज में तो क्योंकि उसका 1-to-1 बाइनरी कन्वर्जन है तो वो सबसे कंप्यूटर फ्रेंडली है, प्रोसेसर फ्रेंडली प्रोग्राम है आपका। लेकिन अगर आप हायर लेवल लैंग्वेज लिखते हैं तो कंपाइलर को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, फिर वो एक बड़ा सा प्रोग्राम बन जाता है एज कम्पेयर टू असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। तो वो हमारे लिए आसान है क्योंकि आपने इफ एल्स ये सब यूज कर लिया, ठीक है। राजकुमारी, आई गेस यू आर फ्रॉम माय क्लास, राइट? सो यू अंडरस्टैंड कि हमने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पढ़ी है, वहाँ पे
असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में कुछ भी करना बहुत डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू अ सी प्रोग्राम और अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, ठीक है। तो हायर लेवल लैंग्वेजेस जो है वो प्रोग्रामर्स के लिए बेसिकली बनाई है, इंसानों के लिए, कि हमारे लिए आसान हो वो कोड करना, उसको प्रोग्राम करना। लेकिन कंप्यूटर के लिए वो चीज़ हैवी पड़ती है, इसलिए कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, सो दैट प्रोग्राम्स बिकम इजी फॉर कंप्यूटर। बट एनीवे, किसी भी दिन पे एक असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम प्रोसेसर के लिए ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू अ प्रोग्राम विच इज रिटन इन सी और सी प्लस प्लस, अ कंपाइल्ड वर्जन ऑफ दैट प्रोग्राम ऑल्सो, ठीक है। सो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज शेयर इट टू मी। Anyone has any other doubt? Signed integer, unsigned integer. Ronit, Raj, do you have this doubt, Abhi, or please share in chat box or unmute yourself. Signed integer और unsigned integer क्या होता है? Please repeat, sir. Okay, signed integer and unsigned integer. Let me try and explain this to you. थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं। अगर मेरा वेरिएबल साइंड है, डेट मीन्स उसमें नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। अब अगर मैंने बोला साइंड इंटीजर, तो कितने बिट का है मेमोरी में? 16 बिट, 16 बिट, यानी 2 to the power 16 टोटल स्टेट्स हो सकती है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिला के। नेगेटिव साइड में कहाँ से होगा? तो -2 to the power 15 से लेके बीच में क्या आएगा? 0, और राइट हैंड साइड पॉजिटिव साइड जो है नंबर लाइन पे, वो क्या आएगा आपका? पॉजिटिव में 2 to the power 15 - 1, यानी ये वैल्यू होगी 3, 2, 7, 6, 8 नेगेटिव में, फिर 0, और यहाँ पर आपका होगा पॉजिटिव में 3, 2, 7, 6, 7। ये नंबर्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी साइन इंटीजर से। तो अगर मुझे लगता है कि मैंने कोई ऐसी चीज़ पूछी है यूज़र से जो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए? साइन इंटीजर यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर मैं अनसाइन इंटीजर की बात करूं तो उसकी नंबर लाइन 0 से ही शुरू होगी, नेगेटिव में एग्जिस्ट नहीं करती है, और सिर्फ कहाँ एग्जिस्ट करेगी? पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव में भी जो टोटल स्टेट्स हैं वो 2 to the power 16 होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप कहाँ तक जा सकते हैं? 2 to the power 16 - 1 पॉजिटिव में। तो आपका जो नंबर होगा वो 0 से लेके 65, 535 तक होगा साइन इंटीजर के केस में। तो अगर मुझे पता है कि मेरा नंबर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकता है, सो इट्स बेटर टू यूज अनसाइन इंटीजर। और अगर मुझे लगता है कि मेरा नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, सो गो अहेड विद साइन इंटीजर, ठीक है। एनी अदर डाउट, रोनित? No, sir. Thank you. Okay, thank you, Ronik. Any other doubt on this? If and else, shall I continue with this? Can anybody tell me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you so much. Okay, I'll mute myself. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। फिर इसके बाद अगर मेरे पास में एक से ज्यादा कंडीशंस हैं, ठीक है, तो ठीक है, सी में स्विच केस भी एक ऑपरेशन, एक कंस्ट्रक्ट होता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद दिस सिंपल कंस्ट्रक्ट इफ एंड एल्स। तो आप क्या यूज करेंगे? इफ, एल्स, इफ एंड एल्स। अगर कंडीशन 1 मीट होगी तो ये वाले स्टेटमेंट चलेंगे। लेट्स जस्ट कॉल स्टेटमेंट से। अगर कंडीशन 1 मीट नहीं हो रही है, और कौन सी कंडीशन मीट हो रही है? कंडीशन 2 अगर मीट हो रही है, तो कौन से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे? ये वाले स्टेटमेंट, लेट्स जस्ट कॉल स्टेटमेंट बी। और अगर पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों ही नहीं सेटिस्फाई हो रही हैं, तो फिर एल्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन है, लेट्स से अगर a की वैल्यू लेट्स से 2 है तो क्या एग्जीक्यूट होगा? दिस पोर्शन विल एग्जीक्यूट। अगर a की वैल्यू 3 है तो ये वाले एग्जीक्यूट होंगे। अगर a की वैल्यू 2 या 3 दोनों ही नहीं है तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो है a मल्टीप्लाइड बाय b, ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, लेट मी ट्राई एंड फ्रेम वन मोर सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू। लेट से a की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 बोली और मैंने कुछ लाइंस यहाँ पे लिख दी। फिर मैंने एल्सिफ में एक और बार पूछा है, लेट से स्टेटमेंट से। फिर मैंने एल्सिफ में फिर से पूछा, पार्डन मी फॉर माय राइटिंग स्किल्स, a लेट से इज ग्रेटर देन 1 और लेट्स जस्ट मेक इट a इज ग्रेटर देन 2, तब फिर b स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। और मेरी एक तीसरी कंडीशन है, एल्सिफ a इज ग्रेटर देन 1, तो फिर मेरे सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। अब मैं बोल रहा हूं कि a की जो वैल्यू है वो है लेट्स से 2 के बराबर। तो कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है पहले तो ये बताइए। ए, बी और सी ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी अगर a की वैल्यू जो है वो 2 है तो? ठीक है, प्लीज रिस्पॉन्ड इन चैट बॉक्स, लेट मी ओपन दैट। So A and B somebody is saying and A and C is saying. एक बार फिर से मैं ओपन करता हूँ, ध्यान दीजिए। मैंने बोला है if A is equals to 2, तो स्टेटमेंट कंडीशन A मैं बोल रहा हूँ इसे, अगर A is greater than 2 then B और A is greater than 1 तो फिर C। अब A की वैल्यू 2 से बड़ी है तो A जो है, सॉरी A की वैल्यू 2 है, 2 है, तो a इज इक्वल टू 2, ऑब्वियसली ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा a इज ग्रेटर देन 2, तो a की वैल्यू तो 2 के बराबर है, अब 2 से बड़ा तो नहीं होता, सो ऑब्वियसली ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। a इज ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, a की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? कंडीशन ए बी और कंडीशन सी बी, ये करेक्ट आंसर है। ए एंड सी बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइंग है। ठीक है, तो जिसने भी ए एंड बी बोला था, आई गेस आई एम क्लियर टू देम। ए और सी वाले तो ऑब्वियसली सही है, बट ए और बी वाले कुछ डाउट तो नहीं है? ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज कि लेट्स से अब कौन सी लाइंस एग्जीक्यूट होंगी? ए वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, बी वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, ए वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, बी वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, या फिर सी वाले एग्जीक्यूट होंगे। तो आपके पास में लेट्स से ऑप्शन में दे रहा हूं, पहला ए, बी और सी तीनों एग्जीक्यूट होंगे, दूसरा ऑप्शन है सिर्फ ए एग्जीक्यूट होगा, तीसरा ऑप्शन है सिर्फ सी एग्जीक्यूट होगा, चौथा ऑप्शन है ए और सी दोनों एग्जीक्यूट होंगे। तो बताइए भाई, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इफ लिखा है यहाँ पे एल्सिफ लिखा है और यहाँ पे एल्सिफ लिखा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ए बी सी तीनों एग्जीक्यूट होंगे, दूसरा ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ ए एग्जीक्यूट होगा, तीसरा ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ सी वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, और चौथा ऑप्शन है ए और सी दोनों ही एग्जीक्यूट होंगे। तो चैट बॉक्स में बताइए चारों में से क्या ऑप्शन है। ठीक है, मेंशन कर दीजिएगा ए बी सी, ए सी और ए सी। ठीक है, तो सी लक्ष्मण बोल रहे हैं, फोर्थ ए एंड सी, आई गेस सत्यम सोनी ये लिखना चाह रहे हैं। अंकित इज सेइंग ए ओनली, ए एंड सी बोल रहे हैं काफी लोग। ठीक है, ए एंड सी, एक या सिर्फ सी के लिए कोई नहीं है, ओनली ए। करीना वर्मा इज सेइंग ओनली ए। ऑल अदर्स प्लीज रिस्पॉन्ड राइट। जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो ज्यादा चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो अगर आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता है तो भी एटलीस्ट शेयर योर थॉट्स। ओनली ए, ठीक है, सही जवाब है ओनली ए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ए ही एग्जीक्यूट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इन स्टेटमेंट्स की प्रायोरिटी होती है। अगर पहली कंडीशन मीट हो गई
तो फिर बाकी का कुछ होगा ही नहीं, उनके बारे में सोचता ही नहीं है प्रोसेसर, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन पहली वाली कंडीशन अगर मीट हो जाती है तो इन लाइंस के बारे में प्रोसेसर देखेगा ही नहीं, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी, ठीक है। तो जब एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी तो प्रोसेसर ना तो इनके बारे में सोचेगा ना इनका कुछ होगा। अगर पहली कंडीशन नहीं एग्जीक्यूट होती तब फिर प्रोसेसर दूसरी पर जाता है, अगर दूसरी भी नहीं एग्जीक्यूट होती तब तीसरे पर, तीसरी भी नहीं होती तो चौथे पर, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर पहली एग्जीक्यूट हो जाती है तो प्रोसेसर विल नॉट थिंक अबाउट द रेस्ट ऑफ दी दिस इफ कंस्ट्रक्ट, ठीक है। सो सिर्फ ओनली एंड ओनली ए विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। किसी का कोई डाउट है अगर इसमें तो प्लीज बताइए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑप्शंस ऑफ ए एंड सी बोथ। So I made myself clear. अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज शेयर इन चैट बॉक्स। विपिन says no, सत्यम says clear. भास्कर ए एंड सी, यू आपने दोनों बोले थे। योगेश ऑल्सो ए एंड सी। दीज पीपल जिन्होंने ए और सी, शिवानी, अमन झा, इनमें से किसी को ये डाउट है प्लीज ये लोग तो रिस्पॉन्ड करें। भास्कर गुप्ता कहाँ गए भाई? Why I am not able to chat box? Okay, so Bhaskar is saying no doubt. Yogesh is also saying okay. ठीक है, so take care of this priority. एग्जाम्स में, कैंपस रिक्रूटमेंट्स में, और हमें लगता है कि हमने सही किया बट वो सही नहीं होता है, तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। सी इज अ फनी लैंग्वेज, कंफ्यूज होंगे तो गलत आंसर आएगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स डिस्कस अबाउट फॉर लूप। तो एक लूप है, ऑब्वियसली अगर मुझे कोई काम एक से ज़्यादा बार कराना है तो आप लूप में लिखिए, अगर मुझे कोई काम 10 बार कराना है तो आप लूप यूज़ करिए, ठीक है। किसी भी लूप के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, तो आई इज इक्वल टू 0 क्या हो गया मेरा? इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट हो गया। टेक्स्ट एक्सप्रेशन, यानी मैं कंडीशन चेक करूंगा कि वो ट्रू है फॉल्स है, तो आई इज लेस देन 12, ये मेरा टेस्ट हो गया कि क्या आई की वैल्यू 12 से कम है, ये मेरा टेस्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड एज टेक्स्ट एक्सप्रेशन। थर्ड एलिमेंट है अपडेट स्टेटमेंट, ठीक है। तो अपडेट स्टेटमेंट, मैंने मेरे वेरिएबल को अपडेट कर लिया, आई प्लस प्लस मतलब आई की जो भी पुरानी वाली वैल्यू है उसमें क्या ऐड हो जाएगा? 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो आई प्लस प्लस, ठीक। फिर इसके बाद मैंने अब इसको समझते हैं, मैंने लिखा फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 12, आई प्लस प्लस, प्रिंट एफ IoT, एंड यहाँ पे एक और IoT आई प्लस प्लस लिखा हुआ है। तो मुझे बताइए ये जो IoT है ये कितने बार प्रिंट होगा, ठीक है, कितने बार प्रिंट होगा ये ध्यान दीजिए, जितने भी लेटर्स यहाँ पे लिखे हुए सभी पर, एंड टेल मी IoT कितनी बार प्रिंट होगा। So I'm counting, right? I'm giving you 10 seconds to think, and then I'll check the chat box. So all of you are saying 12 times. Someone is saying 11 times. Everyone is saying 11 or 12. ओके, इसको समझते हैं और मैं फिर से पूछूंगा, ठीक है। सबसे पहले i इज इक्वल टू 0, तो i नाम का एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। अब आपने बोला क्या i यानी कि 0 12 से छोटा है? तो हाँ छोटा है, तो क्या प्रिंट होगा? प्रिंट एफ, ठीक है। तो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा IoT, ठीक। फिर मैंने बोला i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो i की वैल्यू कितनी हो गई? 1। फिर यहाँ से आप वापस जाओगे इधर पे i प्लस प्लस पे, और i की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू कितनी हो गई? 2। फिर आप जाएंगे यहाँ पर
I is less than 12, क्या ये जो करंट वैल्यू है 2 इट इज लेस देन 12, तो यस इट इज लेस देन 12, तो फिर से क्या प्रिंट हो जाएगा, IoT प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने बोला I++, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पुरानी वैल्यू 2 थी, एक और इंक्रीमेंट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3। फिर इसके बाद आप फिर से यहाँ पे गए I++ पे, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से चेंज होके फिर से 4 हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे जाएंगे 4 इज लेस देन 12, कंडीशन ट्रू है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, IoT प्रिंट हो जाएगा। तो फिर से एक बार स्क्रीन पे कितना हो गया, IoT प्रिंट हो गया। अब मुझे बताइए कितनी बार IoT प्रिंट होगा, ठीक है, कंप्लीट आंसर नहीं बताया मैंने। तो अब आंसर रिड्यूस होके 10 हो गया है। करीना से 6 टाइम्स, नंदनी से 10, 12, 6, 11, 6, तो करेक्ट आंसर इज 6, ठीक है, 6 सही आंसर है। क्यों, ध्यान दीजिए, IoT सिर्फ कब प्रिंट हो रहा है, पहली बार प्रिंट हुआ 0 पर, ठीक है, ये कब प्रिंट हुआ, जब I की वैल्यू थी 0। दूसरी बार I की वैल्यू 1 थी तो नहीं प्रिंट हुआ, I की वैल्यू जब 2 हुई तब प्रिंट हुआ। तो दूसरा IoT कब प्रिंट हुआ, 2 पर। फिर I++ मैंने किया तो 3 पर नहीं प्रिंट हुआ। फिर अगली बार कब प्रिंट हुआ, 4 पर। तो सिर्फ इवन नंबर्स पे प्रिंट हो रहा है, तो 0 पर प्रिंट होगा, 2 पर, 4 पर, 6 पर, 8 पर, 10 पर, और 10 के बाद 12 तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, I is less than 12, I is less than is equals to 12 नहीं लिखा है, तो 12 तो आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वैल्यू इंक्रीमेंट होकर जैसे ही 13 या 12 हो जाएगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई वैसे ही नहीं होगी, तो 12 इज नॉट लेस देन 12, राइट, ठीक है। तो इसे प्रिंट होगा 0 पर, 2 पर, 4 पर, 6 पर, 8 पर और 10 पर, टोटल 6 टाइम्स। सो आई गेस आई मेड माई सेल्फ क्लियर। किसी को डाउट है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और आस्क इन चैट बॉक्स। Is it clear that the correct answer is सर इवन नंबर पर प्रिंट क्यों होगा? नो सर और यस सर का क्या मतलब है? डाउट है कि नहीं है? इवन नंबर पर बेटा इसलिए प्रिंट हो रहा है, ध्यान दो, I इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 की वैल्यू 12 से कम है, ये भी सही है, तो फिर यहाँ पे पहुंचोगे, IoT प्रिंट हो जाएगा। तो कब प्रिंट हुआ? जब I की वैल्यू कितनी थी? 0। फिर I की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, तो 0 से बढ़ के कितनी हो गई? 1, ठीक है। 1 पे कुछ नहीं हुआ, 1 से आप वापस से ये कर्ली ब्रैकेट पे पहुंचोगे, इससे फिर से इधर आ जाओगे I++, तो कितनी वैल्यू है? 1 है, 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा उसमें, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब फिर यहाँ से हम यहाँ पहुंचते हैं, तो 2 इज लेस देन 12, 2 इज लेस देन 12 कंडीशन ट्रू है ना, 2 जो है वो 12 से छोटा है, ये चीज सही है। क्योंकि ये चीज सही है तो फिर से ये चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी। बढ़ गई I की वैल्यू, तो वैल्यू 3 से बढ़ के कितनी हो गई? 4 हो गई। अब जब वैल्यू 4 हो गई तो 4 इज लेस देन 12, 4 होता है। अगर ये सही हो पे आते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं इसको 0 नंबर दूं, है ना, क्योंकि ये एक ही बार चलता है, इसके बाद टेक्स्ट एक्सप्रेशन आएगा, फिर स्टेटमेंट्स का नंबर आएगा 0, 1 के बाद 2, सॉरी, फिर अपडेट स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद में वापस से 1 पे पहुंच जाएंगे, 3 के बाद वापस से 1, तो चौथा जो है वापस से टेक्स्ट एक्सप्रेशन आप चेक करोगे। तो ये सीक्वेंस जो है वो चलता रहता है, जब तक टेक्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू रहेगा ये साइकिल आपकी चलती रहेगी। फिलहाल आई को हमने एक बार नहीं, क्योंकि 2 बार अपडेट कर दिया है 1, 1 से, इसीलिए ऑड नंबर सॉरी इवन नंबर्स पे एग्जीक्यूट हो रहा है, 0, 2, 4 इन नंबर्स पे। तो जिसने भी पूछा था, have I made myself clear? अमन झा, is it clear to you? Okay, thank you, Aman. So let's continue with few more slides and then we'll close this session. It's already 8:20.
ओके, फॉर लूप के बाद अगला है व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप जो है बोला सेंसर एक हमारा है, हम एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं और उस सेंसर से हमें एक वैल्यू रिटर्न हो रही है 1। तो अगर मुझे सेंसर से 1 मिल रहा है तो ये दोनों लाइंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गई मेरी बॉडी ऑफ व्हाइल लूप। अब इसके बाद आप वापस से ये जब स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए तो फिर से आप क्या करते हो, फिर से चेक करोगे कि सेंसर में कोई चेंज तो नहीं आ गया। अगर अभी भी चेंज नहीं आया, राइट, आफ्टर बॉडी ऑफ लूप विल वंस अगेन, ठीक है, ऊपर जाएंगे एंड विल चेक टेक्स्ट एक्सप्रेशन। अगर अभी भी ट्रू है तो फिर से बॉडी ऑफ लूप। तो जब तक आपकी कंडीशन ट्रू बनी हुई है तब तक आपका जो ये स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे। और जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, लेट्स से सेंसर 1 की बजाय मुझे 0 देने लगता है, तो फिर मुझे पता चल गया कि ठीक है भाई, मेरा सेंसर अब 1 तो नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जैसे ही आप फॉल्स हो गए तो आप इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे जो भी लिखा होगा फिर वो एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट जस्ट बिलो व्हाइल, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होंगे। सो दिस इज व्हाइल लूप। इसमें क्या किसी को कोई डाउट है सो प्लीज पूछिए व्हाइल लूप में, और सिंपली राइट नो डाउट इन व्हाइल लूप। सो प्लीज व्हाइल लूप रिपीट। ओके, लेट्स मी जस्ट रिपीट इट टू यू लकी। व्हाइल लूप में एक कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट चलेंगे। तो टेक्स्ट एक्सप्रेशन है, जैसे एग्जांपल के तौर पे सेंसर इज इक्वल टू 1, ये मेरी कंडीशन हो गई, ये मेरा टेक्स्ट एक्सप्रेशन हो गया। अब सेंसर की वैल्यू लेट से 1 है, अगर 1 है तो ये दोनों लाइंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी। वापस से फिर से हम सेंसर पे जाएंगे, ठीक है, फिर से हम चेक करेंगे सेंसर की वैल्यू 1 है या 0 है। अगर 1 है तो वापस से ये लाइंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, वापस से जाएंगे, फिर से चेक करेंगे सेंसर की वैल्यू 1 है या 0 है। लेकिन अब अगर 0 हो जाती है तो कंडीशन ट्रू नहीं है। कंडीशन क्या आती है कि क्या सेंसर की वैल्यू 1 है, तो 1 तो नहीं है, अब कितनी है, 0 है। ठीक है, एनी वैल्यू अदर देन 1 विल रिजल्ट इन अ फॉल्स कंडीशन। ठीक है, कंडीशन विल नॉट सेटिस्फाई और आप इस फॉल्स कंडीशन में बाहर आ जाएंगे आपके व्हाइल लूप से। एंड स्टेटमेंट्स व्हिच आर रिटन बिलो व्हाइल लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर जो लिखा होगा वो लाइंस आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। मैं एक कंडीशन दे रहा हूं, आप बताइएगा। व्हाइल लेट्स से मैंने बोला देयर इज अ वेरिएबल इंट a इज इक्वल टू 2 से इनिशियलाइज किया। मैंने बोला a इज लेस देन लेट्स से 10। फिर मैंने यहाँ पे लिखा a प्लस प्लस एंड लेट्स से यूजिंग सम मीन्स आई प्रिंटेड दिस वेरिएबल a। ठीक है, मैंने प्रिंट करा दिया। ठीक, अब आप मुझे बताइए कि कितनी बार चलेगा ये लूप। ये लूप ही जैसा है, a इज लेस देन 10, a प्लस प्लस प्रिंट एफ a की वैल्यू शुरू कहाँ से हो रही है, 2 से हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 इज लेस देन 10, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो a प्लस प्लस एग्जीक्यूट हो जाएगा। a की वैल्यू 2 से बढ़ के 3 हो जाएगी, वो वैल्यू 3 जो है वो प्रिंट हो जाएगी इसके, तो 3 प्रिंट हो गई। ठीक है, सो टेल मी क्या क्या वैल्यू a की प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे, बताइए। व्हाट विल बी प्रिंटेड टू स्क्रीन? 229 Aman Jha is saying, Tanujri is saying only 9. Three to 9. Yes, the correct answer is Vipin is correct. 3 to 9 प्रिंट होगा, 2 नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि प्रिंट आपने वैल्यू अपडेट करने के बाद किया है। सबसे पहले वैल्यू 2 थी, 2 इज लेस देन 10 सही है, लेकिन आपने a प्लस प्लस चलाया तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 2 से चेंज होगी कितनी हो गई, 3। फिर आपने चलाया प्रिंट एफ। ठीक है, तो पहली बार क्या प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 2 नहीं प्रिंट होगा। फिर इसके बाद में 4, 5 से लेके 9 तक, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये प्रिंट होगा। 9 के बाद में 9 इज लेस देन 10 सही है। अच्छा, 10 भी प्रिंट होगा। ओके, इसमें एक और गड़बड़ है ना, 10 भी प्रिंट होगा। क्यों? थोड़ा सा समझ लेता हूं मैं। लेट्स से वैल्यू थी 9, तो 9 इज लेस देन 10 सही है, अंदर आ जाएंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10, 10 प्रिंट हो जाएगा, फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो 3 से लेके 10 तक प्रिंट होगा गाइस, राइट? प्लीज मेक दिस करेक्शन, 3 से लेके 10 तक। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। Why 3 to 10? Why not 3 to 9?
वैल्यूज सर एक बार और बता दीजिए। यस, लेट मी जस्ट रिपीट इट टू यू। सबसे पहले a की वैल्यू कितनी है, 2 से इनिशियलाइज कराई, 2 इज लेस देन 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि क्या वैल्यू है, तो a की वैल्यू होगी 2, 2 इज लेस देन 10, सही है। a प्लस प्लस चलाया तो 2 कितनी वैल्यू हो गई, 3। प्रिंट एफ a, ठीक है, आपने प्रिंट करा दिया तो मॉनिटर पे क्या प्रिंट हो गया, 3। यहाँ पे हम लिख लेंगे मॉनिटर पे क्या प्रिंट हुआ, तो 3 प्रिंट हो गया। फिर हम वापस से ऊपर गए, a इज लेस देन 10, a की वैल्यू कितनी है फिलहाल, 3 है। 3 इज लेस देन 10, ये सही है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे a प्लस प्लस, तो वैल्यू कितनी हो गई, 4। फिर प्रिंट a की कितनी वैल्यू है करंटली 4, तो 4 प्रिंट हो गया, तो ये 4 प्रिंट हो गया। लाइकवाइज a की वैल्यू फिर बढ़ जाएगी, तो 4 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 5, 6, वो 5 और 6 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर 7, 8, 9, तो 7, 8, 9 भी प्रिंट हो जाएगा। अब 9 पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। a की करंट वैल्यू कितनी है, 9 है। मैं यहाँ पे आया, 9 इज लेस देन 10, ये कंडीशन तो ट्रू है, तो आप इसके अंदर आ जाएंगे a प्लस प्लस, तो 9 की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। सो नाउ दिस 9 विल बी चेंज्ड टू 10, 10 हो गई। प्रिंट एफ a की कितनी वैल्यू है, 10 है ना, तो जो भी करंट वैल्यू है वो कितनी है, 10 है, तो 10 भी प्रिंट हो जाएगा। अब आप जब ऊपर जाएंगे तो कंडीशन होगी 10 इज लेस देन 10, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, 10 तो 10 से छोटा नहीं है, तो फिर आगे आप नहीं बढ़ेंगे, लेकिन तब तक ये 10 स्क्रीन पे प्रिंट हो चुका होगा। सो दैट इज व्हाई it will start printing from 3 till 10, not 9, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। Okay, thank you. So let's continue. Then we have this do while loop. Do while loop और while में एक छोटा सा अंतर है, यहाँ पे समझते हैं, तो सबको मिटा देता हूँ मैं। Why I'm गलती से शायद वो सेव हो गया है। Let's compare what is the difference between while and do while. इसको अभी हम देखेंगे do while को। while में there is a condition, तो मैंने एक वेरिएबल लिया int a is equals to 2, ठीक है। मैंने while में कंडीशन लगाई कि a should be less than 2, और यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट लिख दिया, let's say a प्लस प्लस एंड प्रिंट एफ। तो क्या कुछ प्रिंट होगा स्क्रीन पे, ये बताइए आप, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, a की वैल्यू कितनी है, 2, कंडीशन मैंने बोला a इज लेस देन 2, फिर मैंने ये 2 लाइन्स एग्जीक्यूट कर दी, a प्लस प्लस एंड प्रिंट एफ। तो क्या स्क्रीन पे कुछ प्रिंट होगा, ये बताइए आप लोग। So everyone is saying no sir. Yes, the correct answer is no. Nothing will be printed on screen, क्योंकि a की वैल्यू 2 थी, ये कंडीशन एक भी बार सेटिस्फाई नहीं होगी और कुछ भी स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा। नाउ लेट्स कंपेयर दिस विद डू व्हाइल। डू व्हाइल में क्या होता है, सबसे पहले होती है बॉडी ऑफ लूप, यानी कम से कम एक बार जो भी लिखा हुआ है बॉडी में वो एग्जीक्यूट होगा, फिर आप कंडीशन चलाएंगे और उसके बाद भी अगर कंडीशन ट्रू बनी रहती है तो फिर से व्हाइल की तरह वापस से बॉडी चलेगी, ठीक है। टेक्स्ट एक्सप्रेशन फिर से चलेगा, फिर से ट्रू और फॉल्स आप पता लगाएंगे, ट्रू है तो फिर से बॉडी ऑफ लूप चलेगी, नहीं है तो स्टेटमेंट्स बिलो दी, यानी आप इस कंडीशन के बाहर यहाँ वाले स्टेटमेंट्स चलेंगे, ठीक है। अब इसी को अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ, यही सेम है, और मैंने लिख दिया इंट a इज इक्वल्स टू 2। सबसे पहले मैंने लिखा डू, करली ब्रैकेट्स में मैंने लिख दिया a प्लस प्लस, देन मैंने लिखा प्रिंट एफ a, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा क्या प्रिंट होगा डू वाइल में। अब आप बताइए क्या स्क्रीन पे कुछ प्रिंट होगा या नहीं होगा। See, people are saying 3 will be printed exactly, ठीक है। 3 प्रिंट आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है आप लोग। लेट मी जस्ट चेक, a की वैल्यू 2 है, आपने इंक्रीमेंट कर दी 3 हो गई,
ठीक है, 3 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। अब ए की वैल्यू क्योंकि 2 से छोटी तो नहीं है तो आपका वापस से एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इन दोनों कंडीशंस में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा था और यहाँ पे प्रिंट हो रहा था, यानी कम से कम डू वाइल में एक बार तो स्टेटमेंट्स चलेंगे ही चलेंगे। बस दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ वाइल लूप एंड अ डू वाइल लूप। वाइल लूप में ये हो सकता है कि लिखे हुए स्टेटमेंट्स एक भी बार ना चलें, जबकि डू वाइल के अंदर कम से कम जो लिखे हुए स्टेटमेंट्स हैं वो एक बार तो चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है, क्या सभी को समझ में आ गया है? कुछ डाउट्स है तो प्लीज टेल मी। So please repeat do while loop. Do while में first there is a body, ठीक है। सबसे पहले मैंने बोला कि do this, right? मैंने क्या बोला कंपेयर से कि do this whatever written inside these curly brackets, right? These braces. तो यहाँ पे लिखा a++ तो जो मेरा प्रोसेसर है वो a++, a की वैल्यू कितनी थी 2 थी, इंक्रीमेंट करके a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ये हो जाएगा। फिर आपने बोला भाई स्क्रीन पे प्रिंट कर दो ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी है 3 है, तो स्क्रीन पे 3 भी प्रिंट हो जाएगा, ये होगा ही होगा। इसके बाद आप जाके कहीं चेक करोगे कि ए की वैल्यू 2 से छोटी है या बड़ी है, तो भाई ए की वैल्यू करेंटली कितनी है 3 है, तो 3 इज लेस देन 2, ये कंडीशन क्या हो गई आपकी फॉल्स होगी। तो आप वापस से यहाँ नहीं जाओगे क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। जबकि वाइल लूप में क्या था, सबसे पहले आपने कंडीशन रखी, सबसे पहले आपने ये नहीं बोला कि ऐसा करो, आपने बोला ये चेक करो ऐसा है कि नहीं है। तो आपने बोला ए इज लेस देन 2, अब ए की वैल्यू तो 2 है, 2 इज लेस देन 2, ये कंडीशन क्या है फॉल्स है। क्योंकि ये कंडीशन मीट नहीं हो रही तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, एक भी बार नहीं होंगे। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कम से कम एक बार तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो ही रहे। ठीक है, so whoever was asking this question, do you have any more doubt? Vinay or Aman was asking this. Aman Jha and Vinay Tyagi, do you have any doubts on this, or did I made myself clear on this? What about Vinay? Do you need any further explanation on this? Okay, so let's continue. I have a few more things to discuss before we call the day. Do while, then okay, this is the last thing that we will be discussing today. Functions. तो functions क्या होते हैं, ये important है, ये बहुत हम use करने वाले हैं आगे projects में, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आप सबसे पहले कैसे लिखते हैं कोई भी फंक्शन, तो सबसे पहले लिखते हैं फंक्शन का आउटपुट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मुझे एक फंक्शन लिखना है जो कि मल्टीप्लाई करेगा 2 नंबर्स को, तो मैं फंक्शन का नाम दे दूंगा लेट्स से MULT। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास 2 नंबर्स हैं, तो किस तरीके के नंबर्स हैं, नंबर्स अब मेरे इंटीजर्स हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो लेट्स से इंटीजर नंबर्स लूंगा मैं, तो मैंने लिखा int x, दूसरा नंबर मैंने ले लिया int y, तो ये हो गए मेरे इनपुट आर्ग्यूमेंट्स। इन चीज को क्या बोल रहा हूं मैं, इनपुट आर्ग्यूमेंट्स, जो मेरे इनपुट्स हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपने इस फंक्शन के अंदर कर्ली ब्रैकेट दिया, आपने लिखा कि int z इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय y। ठीक है, और फिर आपने लिखा रिटर्न, सॉरी स्मॉल लेटर्स में, रिटर्न z। ठीक है, रिटर्न z, तो z की जो भी वैल्यू है वो आपकी रिटर्न हो जाएगी। अब रिटर्न होगी तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, अगर 2 इंटीजर नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका डेटा टाइप भी इंटीजर होगा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे इंटीजर। ठीक है, अब आपका जो मेन प्रोग्राम है, जो इंट मेन के अंदर आप लिखोगे, किसी दूसरे फंक्शन में भी लिख सकते हो, तो आप इस तरीके से लिखोगे इंटीजर a और जो भी वेरिएबल का नाम देना है वो इज इक्वल्स टू MULT 2,3। ठीक है, तो अगर आपने आपके मेन फंक्शन में या जहां से भी आप इसको बुला रहे हो कॉलिंग फंक्शन से, तो 2 किस में असाइन हो जाएगा, x में। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,
ये जो 3 है ये कहाँ साइन होगा? y में। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 3। फिर आपने मल्टीप्लाई रिटर्न z, तो फंक्शन है a, उसकी वैल्यू की मोबाइल का है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न कुछ नहीं करेगा, वहीं पे प्रिंट करा देगा। ठीक है, सो अगर मैं ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं यूज कर रहा, सिर्फ मैं स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, मैंने बोला प्रिंट एफ इज इक्वल टू लेट्स से z, तब आप रिटर्न कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप चाहें तो इस इंट की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं void, बल्कि यही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इंट भी लिखेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? void मल्ट। दैट मीन्स मेरा जो फंक्शन है वो रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा है, इनपुट आर्ग्यूमेंट्स हैं लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं है, आप वहीं पे प्रिंट करा रहे हो। तो फिर ये नहीं लिखना है आपको, सिर्फ आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा इस तरीके से mult 2,3, और इसके नीचे इसके ऊपर जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो एज इट इज एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ ये इज इक्वल टू ऑपरेटर जो इधर पे था और इसके लेफ्ट में जो वेरिएबल था वो वेरिएबल अब नहीं है। ठीक है, बिकॉज नाउ when I eliminate this return, that means my function is not returning anything. So that is why if it is not returning anything, that means I don't need to keep a variable to hold that value. अब वो variable मुझे चाहिए ही नहीं क्योंकि कुछ return तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, so in that case your function will be, calling function will be like this, and here instead of integer it will be void. Void means कुछ नहीं, खाली स्थान होता है void का literal meaning। ठीक है, क्योंकि कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है तो you'll write void. नाउ इसमें किसी को कोई डाउट है? सृष्टि सिंह रिपीट, सृष्टि कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी व्हाट स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन यू नीड? सर ये जो रिपीट void वाला जो सिस्टम है सर, ये समझ में नहीं आ रहा है। ओके, एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, ट्राई। तो मेरा एक फंक्शन है, लेट्स से उस फंक्शन का नाम है प्रिंट। ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, और लेट मी कीप अ लिटिल मोर स्पेसिफिक। मेरा एक फंक्शन है जिसका नाम है सिर्फ प्रिंट, और इसका नाम है, इसका काम है कि एक नाम मेरा प्रिंट कर देता है हमेशा। ये प्रिंट करता है, लेट्स से राहुल श्रीवास्तव प्रिंट करता है। ठीक है, अब इस फंक्शन को अगर मुझे यूज करना है या डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे आप? क्योंकि इस फंक्शन का कोई भी आउटपुट नहीं होगा, सिंपल स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है, तो ये डिफाइन करता है आउटपुट। अब ये है वॉइड, यानी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इनपुट आर्ग्यूमेंट्स की भी जरूरत नहीं है, तो आप सिंपल यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के और आपके कर्ली ब्रैकेट शुरू कर सकते हो, और यहाँ पे फिर आप एक सिंपल printf लिख दोगे और उसमें अंदर अपना नाम लिख दोगे। लेट्स से मैंने लिख दिया कि ये राहुल प्रिंट करेगा। तो ये फंक्शन का, इस फंक्शन का ना तो कुछ इनपुट है, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिया, सिंपल पैरेंथेसिस लिख दी, या आप चाहो तो यहाँ पर भी पैरेंथेसिस के अंदर void लिख भी सकते हो, ये ऑप्शनल है। ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, और क्योंकि आउटपुट भी नहीं है तो ये void है। लेकिन मेरा मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है, सो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करोगे तो दो वैल्यूज मल्टीप्लाई करनी है, तो आपको दो वैल्यूज पास करानी पड़ेंगी। तो वो हो गया मेरे इनपुट आर्ग्यूमेंट्स, मैंने लिख दिया इंट x इंट y। ठीक है, आपने मल्टीप्लिकेशन करा दिया कि x इज मल्टीप्लाइड बाय y, और उसको फिर आपने एक z नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और फिर आपने लेट से प्रिंट भी करा दिया z। लेकिन साथ ही अब सिर्फ अगर प्रिंट करा रहे हो और वैल्यू कॉलिंग फंक्शन में नहीं कर रहे, कॉलिंग फंक्शन कैसा होगा आपका इस केस में? मल्टीप्लाई, लेट्स से 2,3। ठीक है, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 स्क्रीन पे प्रिंट भी हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे ये जो 6 है आगे मेरे प्रोग्राम में यूज करना है,
तो आगे यूज करना है तो कहीं ना कहीं मुझे स्टोर कराना पड़ेगा। अब अगर स्टोर कराना है तो वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। अगर आपको इस फंक्शन का आउटपुट कहीं स्टोर कराना है तो जो आउटपुट है फंक्शन का वो वॉइड नहीं हो सकता, ठीक है। अगर सिर्फ प्रिंट कराना है तो यहाँ पे वॉइड हो सकता है, लेकिन अगर मुझे इसका आउटपुट कहीं स्टोर कराना है तो ये वॉइड नहीं होगा। फिर ये क्या होगा, जो भी डेटा टाइप है, हमारे केस में इंटीजर है तो इंटीजर, तो फिर आप यहाँ पे लिख देंगे इंटीजर a इज इक्वल टू, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी विच इज रिटर्न z, ठीक है। तो z की जो भी वैल्यू है 6 होगी इस कंडीशन में, तो जो 6 है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल z में, ठीक है। जैसे ही फंक्शन क्लोज होगा तो ये डायनेमिक मेमोरी है, z खत्म हो जाएगा और अब वेरिएबल a में स्टोर हो जाएगा। तो z कहाँ पे आ जाएगा, आपका a वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। और अब आप चाहें तो आपके मेन प्रोग्राम में इस a को आगे यूज कर सकते हैं, हो सकता है आपको इसकी जरूरत पड़े, ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर सिर्फ प्रिंट ही कराना था, आप रिटर्न यूज नहीं कर रहे थे, तो फिर देयर इज नो ऑप्शन टू यूज द रिजल्ट ऑफ दिस कैलकुलेशन, ठीक है। दैट विल बी सिंपली यूज टू प्रिंट, बट यू कैन नॉट यूज दैट फर्दर। तो सृष्टि, एनी मोर एक्सप्लेनेशन यू नीड? नो सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर क्या ये फंक्शन इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर सकता है? इर्रेशनल मतलब अगर फ्लोट होगा नंबर तो मल्टीप्लिकेशन कर देगा, और अगर वो 1/3 2/3 आप अगर वैसे नंबर्स बोल रहे हो तो कुछ ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। ये एग्जैक्ट फंक्शन तो नहीं, बट कुछ ना कुछ करके वो हो जाता है, ठीक है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। सो नाउ आई एम ओपन फॉर डाउट्स, दैट इज ऑल आई हैव इन दिस डिस्कशन। इसके बाद मुझे थोड़ा सा ऑर्डिनो पढ़ाना था, बट आई गेस इट्स ऑलरेडी 1 hour and 40 minutes, so it will be tough on you guys, right? तो किसी के कोई भी डाउट हो तो प्लीज बताइए। कल की जो टाइमिंग है, वेदर इट विल बी 7 और 7:30, मैं आपको बता दूंगा, बिकॉज टुमारो इज अ वर्किंग डे फॉर मी, राइट। सो जो स्टार्टिंग टाइम है, आई विल डिस्कस दैट, वेदर either it will be 7 or 7:30, right? I'll discuss with the moderators and I'll tell you, right? At this point I'm open for doubts. जो भी डिस्कशन हमने सी के बारे में अभी किया है, उसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज बताएं और विल क्लोज दिस सेशन, ठीक है। सर हमारे फंक्शन इंट लिया था तो फ्लोट की वैल्यूज कैसे कंसिडर करेगा? नहीं, हमने इनपुट भी साहिल इंटीजर ही लिए थे, ठीक है। हमने जो इनपुट लिए थे ना आर्ग्यूमेंट्स में, वो भी इंटीजर लिए थे। आप फ्लोट भी ले सकते हो, और अगर आपको फ्लोट ही चाहिए तो यू कैन, ओके यू राइट ओके सर, राइट। नहीं तो आउटपुट में आप यू कैन राइट फ्लोट, तो फ्लोट भी कंसिडर कर लेगा। एनी अदर थिंग, हमने क्या क्या डिस्कस किया है, लेट मी जस्ट रिकॉल यू, तो शायद आपके डाउट अगर होंगे तो याद आ जाएंगे आपको। सो वी स्टार्टेड विथ कि सी की किसने इन्वेंट किया था, वहां से। तो सी इज इन्वेंटेड बाय डेनिस रिची। क्यों इन्वेंट किया था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 1972 में। फिर उसका स्टैंडर्ड आ गया KNR स्टैंडर्ड, ये नाम याद रखिएगा। 1978 में ब्रायन कैरिंगन ने लिखा था, ठीक है, और डेनिस रिची के साथ में। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया कुछ फैक्ट्स कि सी के पहले एक लैंग्वेज थी, बी लैंग्वेज थी। फिर इसको फॉर्मलाइज किया 1988 में आंसी ने, यूनिक्स के लिए लिखा हुआ था, ठीक है। और अभी करेंटली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, या RDMS, MySQL, ये सारी चीज़ें जो है वो सी में लिखी गई हैं। सी एम्बेडेड सिस्टम डेवलपर्स के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो उतने ही फास्ट होते हैं जितने कि किसी असेंबली लैंग्वेज के होते हैं। तो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ लैंग्वेजेस, लो लेवल, मिड लेवल एंड हाई लेवल, ठीक है। तो सी में लिखे गए जो प्रोग्राम्स हैं, दे आर वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ प्रोग्राम्स विच आर रिटन इन असेंबली लैंग्वेज, ओके। फिर हमने डेटा के बारे में बात करी, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करी। ऑब्जेक्ट्स के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन एट्रीब्यूट्स की जो भी वैल्यू होती है उसको हम डेटा बोलते हैं। फिर डेटा को हमें इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होता है। इसके बाद में फिर हम आगे डेटा टाइप्स पे। तो डेटा टाइप्स हमें 2 तरीके की चीज़ें बताते हैं कि कंटेंट टाइप क्या रहेगा, क्या वैल्यू डेटा टाइप के अंदर स्टोर है, और साथ में कितनी स्पेस मेमोरी में मेरा वेरिएबल ऑक्यूपाई करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। हम क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम और IoT के लिए लिख रहे हैं, तो हमारे पास में कंप्यूटर नहीं है, हमारे पास में बहुत छोटे छोटे माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, गरीब डिवाइसेस हैं,
राइट? इफ आई कैन यूज दिस सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज। कंस्ट्रेंट डिवाइसेस हैं, आपको बहुत ध्यान रखना है, मेमोरी वगैरह सब कम है, तो इसलिए डेटा टाइप ठीक से यूज करना है। मेमोरी स्पेस बहुत क्रिटिकल होता है किसी भी एम्बेडेड सिस्टम डेवलपमेंट साइकिल में। फिर इसके बाद हमने अलग अलग डेटा टाइप्स के बारे में बात करी, बूलियन की, कैरेक्टर की, फिर आस्की के बारे में बात करी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देन इसके बाद अनसाइंड कैरेक्टर्स, इंटीजर्स, फिर हमने नंबर लाइन भी डिस्कस की कि मेरा मेमोरी में कितना स्पेस एक्वायर कर रहा है मेरे वेरिएबल, उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि कितनी बड़ी या छोटी वैल्यू आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। साइंड और अनसाइंड के बीच का डिफरेंस भी हमने यहाँ पे समझा था, ठीक है। देन एरे स्ट्रिंग के अंदर ध्यान रखिएगा, कैपिटल एस है, हम ऑर्डिनो में डिस्कस करेंगे इसको आगे। कंसर्ट्स के बारे में डिस्कस की, ये याद दिलाया कि stdio.h सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी डिक्लेरेशन नहीं है, ये एक प्री प्रोसेसर कमांड है। प्रोसेसर को कुछ समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज दिस लाइन, ठीक है, तो प्रोसेसर तक ये लाइन जाती ही नहीं है। आपका जो कंपाइलर है वो इस लाइन को रिप्लेस कर देता है विद द बंच ऑफ फंक्शंस व्हिच आर मेंशन्ड इन दिस हेडर फाइल, ठीक। फिर इसके बाद वी मूव टू कंस्ट्रक्ट। इफ कंस्ट्रक्ट, अगर एक ही कंडीशन है, अगर दो ऑप्शंस हैं कि कंडीशन मीट होती है तो एक ऑप्शन है और नहीं होती तो उसके लिए इफ एंड एल्स, ठीक है। मल्टीपल कंडीशंस हैं तो इफ एल्स इफ यूज करेंगे, या फिर आप केस स्विच केस यूज कर सकते हैं, इसको रेफर कीजिएगा, सी की बुक में लिखा होगा। लूप के बारे में डिस्कशन किया हम लोग, यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज हो गए थे, राइट। तो ये सिर्फ इवन नंबर्स को प्रिंट करेगा क्योंकि हमने 2 बार अपडेट कर दिया, इट्स नॉट नेसेसरी। अगर मैं ये वाला i++ हटा दूंगा तो 12 ही बार प्रिंट होगा, ठीक है। फिर वाइल लूप हमने डिस्कस किया और इसको कंपेयर किया डू वाइल लूप से। तो वाइल लूप के अंदर ऐसा हो सकता है कि एक भी बार आपका स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट ना हो, जबकि डू वाइल लूप के अंदर कम से कम एक बार स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे। फंक्शंस हमने डिस्कस किए, आगे हम इनको और डिस्कस करेंगे जब हम लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में आएंगे, तो ये चीज़ें और थोड़ी क्लैरिफाई होंगी। देन दैट इज इट, राइट। You have any doubts? What is the difference between low level and mid level? Actually, low level I am referring जो पुराने माइक्रो कंट्रोलर्स या प्रोसेसर्स थे, जैसे 8085 करके एक बहुत पुराना माइक्रो प्रोसेसर था, उसके लिए असेंबली लैंग्वेज जैसी चीज़ नहीं थी, आपको उसे कोड करना पड़ता था बाइनरी लैंग्वेज में, यानी आपको 1010 ही पास करना पड़ता था। अब उससे प्रोग्रामिंग तो ठीक है हो जाएगी, लेकिन आप सोचो अगर मैं लिख रहा हूँ लेट से हेक्साडेसिमल भी यूज़ कर रहा हूँ, मैंने लिखा FA 2F 1271, इस तरीके की मैंने यूज़ किया, तो प्रोग्रामर के लिए कितना डिफिकल्ट है उसमें एरर को पता लगाना। अगर एक बग आ जाएगी सो इट इज़ अ वेरी टीडियस टास्क टू आइडेंटिफाई दैट बग। लेकिन अगर वही मैं असेंबली लैंग्वेज में लिखूंगा तो असेंबली लैंग्वेज हो गई इस तरीके की लैंग्वेज जहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। आई विल हैव निमोनिक्स लाइक मूव, ऐड, MUL, मल्टीप्लाई, तो ये देख के समझ में आ रहा है MOV रिप्रेजेंट कुछ ना कुछ डेटा ट्रांसफर होगा, मूवमेंट होगा। ऐड मतलब समझ में आ रहा है कि एडिशन ऑपरेशन होगा। MUL लिखा है मतलब मल्टीप्लाई ऑपरेशन होगा। तो प्रोग्रामर के लिए इजी है, लेकिन इसका भी 1-to-1 कनेक्शन है, ठीक है। ये कन्वर्ट होगा एक एग्जैक्ट हेक्साडेसिमल में ही। तो ये एक मिड लेवल लैंग्वेज होगी कि प्रोग्रामर के लिए कंपैरेटिवली इजी है क्योंकि आपको डायरेक्ट हेक्साडेसिमल नहीं लिखना है, ठीक है। तो प्रोग्रामर के लिए भी इजी है और कंप्यूटर के लिए भी इजी है। So that is why I am calling this as a mid-level language. And then we have high-level language, जिनको आपको compile या interpret करना होता है, and then that are converted into binary or machine language. So it's just the way of representation, Sahil, if you got my point, right? कंप्यूटर तो अल्टीमेटली बाइनरी ही समझता है, चाहे आप कितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज लिख लो, बट द थिंग इज सिर्फ और सिर्फ 0-1 में लिखना है तो उसको लो लेवल बोलेंगे, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू डीबग। उसके बाद में फिर मिड लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज, और देन वी हैव हाई लेवल लैंग्वेज। भरत इज आस्किंग सर, जो फॉर लूप में एग्जांपल लिया था उसमें i++ की जगह ++i लेते तो क्या डिफरेंस? ++i में पहले इंक्रीमेंट हो जाता है, बट मेरे ख्याल में इस एग्जांपल में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप प्रिंट बाद में करा रहे हो, ठीक है। ये डिफरेंस वहां होता है जब आप प्रिंट और अपडेट दोनों एक साथ करा रहे हो। तो अगर आप ++i लेते तो सबसे पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, फिर प्रिंट होगी,
एंड आई प्लस प्लस में पहले वैल्यू अब पहले वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और फिर अपडेट होगी, लेकिन क्योंकि हमने 2 लाइंस में रिप्रेजेंट किया था तो भरत यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. What is the difference between integer, long integer and short integer? I guess you need to refer to the specifications of their sizes. उसमें कुछ difference होगा बेटा, है ना. Integer, long integer and short integer कुछ ना कुछ size में difference है. मेरा first lecture absent है, so I guess recording की थी कल के lecture की. So moderators can help you. If not, then I'll come back to you. Right, Nitish? ठीक है. Probably you'll find the recording for yesterday's lecture. Any other doubts you have? So tomorrow we'll start with the hardware part of right Arduino. कुछ ना कुछ हम करके देखेंगे. तब तक आप प्लीज जो वेबसाइट डिस्कस की थी, लेट मी शेयर इन चैट बॉक्स ऑल्सो. Arduino.cc यहाँ पर जाएं, इसके सॉफ्टवेयर सेक्शन में से Arduino डाउनलोड कर लें if you are having a laptop. Otherwise, we can continue. If you are not having laptop, that is also okay. It will be beneficial if you have one. If you have a computer or laptop, right? So download that Arduino 1.8.12 or whatever the latest version is available there. Sir, are preprocessor directives compiled? Compiled, I'm not exactly getting that what you are asking, but let me make a clarification. Yes, they are processed by compilers, right? Preprocessor directives are compiled by compilers, but they are not written for processor. प्रोसेसर नहीं चलाता है, वो स्टेटमेंट पूरी तरीके से छोड़ देता है. एक्चुअली वो कंपाइल्ड बाय आईडी इज अ बंच ऑफ सेपरेट प्रोग्राम्स. इट्स अ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. तो वो कुछ एक चीज नहीं है. एक्चुअली हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, बट देयर आर बंच ऑफ प्रोग्राम्स. कंपाइलर होगा उसमें, फिर ऑब्जेक्ट फाइल बनाने के लिए होगा, लिंकर होगा उसमें. तो बहुत सारी चीजें एक साथ होती है. कई बार सिमुलेशन भी होता है उसमें. तो 4-5 चीजें मिलकर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है वो बनाता है. आईडी डेवलप होता है उससे. ठीक है. एग्जीक्यूटेबल में प्री प्रोसेसर कमांड्स नहीं होंगे, प्रोसेसर्स के लिए नहीं होते प्री प्रोसेसर. उसका मतलब ये प्री प्रोसेसर मतलब प्रोसेसर के पहले ही खत्म हो जाएगा. सर यस प्लीज कंटिन्यू. सर वाइल जब हम प्रोग्राम अपना बनाते हैं तो फिर अगर हम हमारे प्रोग्राम में अगर टोटल 10 लाइंस अगर हम यूज करते हैं और उसके बाद जब हम उसे कंपाइल करते हैं, सो आफ्टर कंपाइलेशन इट शोज लाइक near about 1500 lines have been compiled. तो सर कंपाइलर तो मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को भी कंपाइल कर रहा है, तभी हमारी लाइंस इतनी ज्यादा शो हो रही है. बिल्कुल, कंपाइलर प्रोसेस कर रहा है. आप सोचो, जब आप एक प्रोग्राम लिखते हो ना, तो सबसे पहले आप एक प्रोग्राम लिखते हो, वो प्रोग्राम कंपाइल होता है. कंपाइल होने के बाद में आप एरर वगैरह हटाते हो और सबसे आखिरी में एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, जो हम सी के साथ में करते नहीं है जनरली. ठीक है. लेकिन आप सोचो, एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें सी फाइल तो नहीं एग्जीक्यूट होती, उसमें .exe फाइल एग्जीक्यूट होती है. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वही एक अलग फॉर्मेट होगा. ठीक है. तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है. तो जब एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है ना, वो उसका कंपाइलर से कोई लेना देना नहीं है. वो आपका सीधा प्रोसेसर उनको एग्जीक्यूट कर सकता है. ठीक है. कंपाइलर क्या है? कंपाइलर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है जो हमें बताता है कि हमारे प्रोग्राम्स में कोई एरर्स हैं या एरर्स नहीं है. अगर हैं तो हम उसे ठीक करते हैं. जस्ट वो एक सिमुलेटर टाइप का है कि आपने देख लिया कि हमारे फंक्शंस ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं. जब वो सब हो जाएगा एंड यू कम अप विद द फाइनल वर्जन ऑफ प्रोग्राम, देन अ एग्जीक्यूटेबल फाइल इज क्रिएटेड, right? And that executable file is not compiled again. That is directly given to the processor. ठीक है. वो प्रोसेसर के लिए होती है, वो हेक्स फाइल होती है. तो वहां पे कंपाइलर का एलिमेंट खत्म हो जाएगा, तब से प्रोसेसर मेमोरी बचेंगे. ठीक है. सो आई गेस आई मेड माई सेल्फ क्लियर. जब एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी तो देयर इज नो कंपाइलर. ठीक है. ओके, यू सेड ओके. तो 1500 लाइंस का भी वही है, क्योंकि 1500 लाइन आई कहाँ से? हेडर फाइल्स के अंदर जितने फंक्शन थे, जितनी लाइन थी, वो सब इंक्लूड कर लेता है. सो आई एम अज्यूमिंग
there are no more doubts, I am here for next 20-30 seconds. किसी का कोई doubt है तो he or she may ask, or I'll close this call in next 20-30 seconds, right? Others can left. If you have no doubts, you can left also. You can leave this meeting. Thank you, Kratika, and all for your patient listening. Thank you, Nandini. Thank you, Priyanka, Shashti, all of you. Thank you so much. But why sometimes errors are not shown while compilation, but instead runtime errors are generated? Okay, Sahil, I will get back to you on this, right? I'll discuss this you separately. Sahil, we'll discuss this tomorrow, right? Don't call me, we'll discuss it tomorrow, or we'll discuss this in WhatsApp chat. Yeah, sure, you can, no issues. So I'm dropping this call since nobody has any questions. We'll meet tomorrow at 7 or 7:30, I'll tell you. Right? Thank you so much. Have a great day ahead.